चलिए एक सवाल है, हम उस पर चर्चा करते हैं। इकोनॉमी से एसोसिएटेड है, हमारे टॉपिक्स को और एनरिच करेगा, हमारी अप्लाइड और प्रैक्टिकल नॉलेज को और स्ट्रेंथन करेगा और हमारे कॉन्सेप्ट्स को और रिलेवेंट बनाएगा। क्वेश्चन ये है कि इन्फ्लेशन ज़ीरो क्यों नहीं हो सकती, पहला सवाल। फिर सवाल ये है कि अगर हो सकती है तो ज़ीरो क्यों नहीं कर दी जाती। मैं ये कहता हूँ कि ज़ीरो इन्फ्लेशन मतलब तबाही, ज़ीरो इन्फ्लेशन मतलब तबाही। तो क्या ये मैं कहता हूँ इसलिए, या सही में ऐसा है? हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि इन्फ्लेशन, अगर हमारा मानना है कि कीमतों का बढ़ना है और कीमतों के बढ़ने के कारण कई समस्याएं आती हैं, आपकी जो मनी है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, लोग गरीबी में धकेल दिए जाते हैं। ये सब परिस्थितियां अगर जुड़ी हैं महंगाई से, तो क्यों नहीं हम महंगाई को शून्य पे ले आते। क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं कि 6% या 7% इन्फ्लेशन हुई तो आरबीआई ने या दुनिया के सेंट्रल बैंक्स ने कुछ कदम उठाए, जिनमें मेन कदम है मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स को यूटिलाइज़ करना, और जिनमें जो मेन स्टेप लिया जाता है वो इंटरेस्ट रेट्स को इस्तेमाल किया जाता है एज अ टूल। तो हम अक्सर सुनते आए हैं कि जब इन्फ्लेशन बढ़ जाती है तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने की कोशिश करता है और उसकी मदद से वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, तो और कंट्रोल हो भी जाती है 8 से 7, 6, 5। तो मन में सवाल आता होगा आपके कि फिर 5 पे ले आए, घटा दो, 0 पे ही कर दो, और क्यों नहीं घटा सकते। देखिए, आप किसी चीज़ को अगर कंट्रोल कर रहे हो तो अगर आप अपने पे आ जाओ तो कंट्रोल तो पूरा कर लो, तो कर ही दो कंट्रोल, क्यों नहीं कर रहे कंट्रोल, शून्य पे ले आओ, है कि नहीं। ऐसे में क्यों नहीं लाया जाता शून्य पे, क्यों एक सीमा पे आके हम रुक जाते हैं। और क्यों हमारे देश में आरबीआई ने ये बोला है कि एवरी 2 मंथ्स पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होगी, और जिसमें हम ये रिव्यू करेंगे कि हमारा जो टारगेट है कि इन्फ्लेशन 4 to 6% के बीच में रहनी चाहिए। आइडियली हम 4% पे उसे मेंटेन करेंगे। 4% पे क्यों मेंटेन करनी है, क्यों 6% के अबव जाने पे ही एक्शंस इनिशिएट होंगे। हम 4 से नीचे लाके शून्य कर देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, या ऐसा नहीं करना। इन बातों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम चर्चा कोई रटी रटाई चीज़ों के वाया करें या सीधे सीधे जो हमने जाना पड़ा वही बताएं, ऐसा नहीं। हम टॉपिक को अपने से पैदा करेंगे, समझेंगे। चलो मैं 2 सेटिंग्स बताता हूँ आपको, 2 इकोनॉमिक सेटिंग्स को समझते हैं। सिचुएशन नंबर 1 या ए कह लीजिए आप, ये बी। सपोज कीजिए कि एक समाज है, वो समाज ने अपने सराउंडिंग नेचुरल कंडीशंस के कारण अपना शुरुआती ऑक्यूपेशन चुना होगा। जैसे सपोज कीजिए कि हम ये माने कि जो स्टेपी ग्रासलैंड एरिया के लोग हैं, उन्होंने नेचुरली एक्सटेंसिव ग्रासलैंड्स हैं वहाँ पर, तो उन्होंने ये चुना होगा कि क्यों नहीं हम चरवाहे बन जाएं, हम नोमैडिक हर्डिंग करें। तो वो नोमैडिक हर्डिंग करते हैं, घुमंतू चरवाहे हैं वो, नोमैटिक हर्डर है वो, ठीक है। बेसिकली सीधा सीधा कहें तो उनकी ऑक्यूपेशन, उनकी इकॉनमी पशुओं से जुड़ी हुई है, सिंपल लाइफ स्टॉक से जुड़ी हुई है। एनिमल हस्बेंड्री, लाइफ स्टॉक रियरिंग, नोमैडिक हर्डिंग, पेस्टोरलिज्म, ये चीज़ें वो करते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ हम बात करते हैं समाज बी, सोसाइटी बी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए इंडिया में इंडो गैंजेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन एरिया की। देखिए, आपको सदाबहार बहने वाली पेरिनियल रिवर्स मिलेंगी जो स्नो बाउंड माउंटेन से होकर के आती है। सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ पेरिनियल रिवर्स की अवेलेबिलिटी होना। सेकंड, एवरी ईयर रिवर्स जब फ्लड करती हैं तो अपने साथ फ्रेश एलुवियल सॉइल लेकर के आती हैं।
ये तो पंजाब में तो इस मिट्टी के बारे में ऐसा कहते हैं, बंदा वाट के ला दो उग जाऊगा, इतनी उपजाऊ मानी जाती है। एलुवियल सॉइल है ना, तो एलुवियल सॉइल एवरी ईयर आ रही है। और तीसरी बात, अगर गंगा के मैदानों की बात करें तो टाइप सी क्लाइमेट है, मॉडरेट क्लाइमेट, जहाँ पर मनुष्य बसना चाहता है। यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्टिमल टेम्परेचर रेंज, जो वसुधा यानी कि वेजिटेशन की ग्रोथ के लिए बहुत प्रोमिनेंट है, बिकॉज द टेम्परेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एसोसिएटेड विद द बायोटिक लाइफ। सो टाइप सी क्लाइमेट इज डोमिनेटिंग देयर। फिर एक्सटेंसिव फ्लैट लैंड है, एक्सटेंसिव फ्लैट लैंड जो आपको एक्सटेंसिव खेत क्रिएट करने में मदद देगा, है ना। अब पूरा मैदान देखिए फ्लैट है सारा। ग्रेडियंट, आप गंगा मैदान उत्तर प्रदेश जाए, ग्रेडियंट 5% 7% 10% मिलेगा आपको एक पॉइंट पे जा कर के, बहुत कम ग्रेडियंट मिलेगा आपको। तो फ्लैट लैंड मिलेगा आपको, टोपोग्राफिकल हर्डल्स नहीं है, नर्म मिट्टियाँ होंगी, जितनी को पोरोसिटी चाहिए उतनी पोरोसिटी होगी, और जितना का इम्परवियस होना चाहिए उतना का इम्परवियस भी होगा। सैंड का, क्ले का, सिल्ट का जो प्रोपोर्शन होना चाहिए वैसा होगा ज़्यादातर। आपको अच्छी लोमी सॉइल्स मिल जाएंगी, ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। तो अब अगर हम, और मॉनसून का इम्पैक्ट मिलेगा, तो नेचुरली यहाँ के लोगों ने एग्रीकल्चर को अपनाया होगा, तो इन्होंने एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करते होंगे, यानी कि ये क्रॉप्स ग्रो करते हैं। अब ये दो समाज हैं, एक समाज ने अपने सराउंडिंग नेचुरल कंडीशंस के मुताबिक नोमैडिक हर्डिंग का रास्ता चुना, और दूसरे समाज ने अपने सराउंडिंग नेचुरल कंडीशंस के कारण खेती बाड़ी का रास्ता चुना। इतनी बात आप सबको स्पष्ट हो गई है, ये दो समाज अस्तित्व में आए, ठीक है। अब हम इन दोनों समाजों को इस रूप में समझते हैं कि इस समाज में, ऐसा थोड़ा समझने के लिए समझना है, जितना ग्रो हो रहा है उतना ही रिक्वायरमेंट है, जितना ग्रो हो रहा है उतना ही रिक्वायरमेंट है। इतनी बात सही, जितना क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं उतने ही क्रॉप की उनको ज़रूरत है, दे आर ग्रोइंग, और एज पर द रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट है उतना ग्रो हो रहा है। तो ऐसे में ये समाज चीज़ें उगा रहा है, खा रहा है, ख़त्म। तो सोसाइटी इज़ सबसिस्टेंस बेस्ड, यहाँ पर आप इसे सबसिस्टेंस बेस्ड सोसाइटी समझिए। एंड सेकंड, इसका नतीजा क्या निकला, सोसाइटी क्लोज्ड है, इट्स अ क्लोज्ड सोसाइटी, क्योंकि देर आर नो एक्सचेंजेस। वाई? बिकॉज देर इज़ नो नीड ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि एक्सचेंज की कोई नीड ही नहीं है, क्योंकि आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ग्रो कर रहे हो, आप उगा रहे हो, खा रहे हो, ख़त्म कहानी। सो नो, what is your requirement, that is your growing. So it's a subsistence based farming, it's a closed society, it's a closed economy, because there are no exchanges, because there is no need of exchange, and another is there is no situation of exchange. इतनी बात यहाँ पर समझ में आ गई है। अब हम दूसरी तरफ आते हैं। सपोज कीजिए ये जो नोमैडिक हर्डिंग सोसाइटी है, इनके पास पशुओं के वाया, हम अभी यहाँ पर सिंपली पशुओं से तो बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, हम डेयरी प्रोडक्ट को रखते हैं, और डेयरी प्रोडक्ट में हम सिंपल रखने के लिए अभी मिल्क को रखते हैं, दूध। इनके पास भी अच्छा खासा दूध पैदा हो रहा है, अच्छा खासा दूध पैदा हो रहा है, बट जितने के लोग हैं कंज्यूम करने वाले उससे थोड़ा ज़्यादा ही पैदा हो रहा है। बट अब करें तो करें क्या, दूध 2 गिलास पी जा रहे हैं, 2 के 3 पी जा रहे हैं, कहते हैं दूध ही दूध पिए जाएं। अपने आप से एक सवाल पूछ रहे हैं कि अब सारा दिन दूध ही पीते रहे, इतना दूध हो गया, तो कहते दूध का कुछ कर लेते हैं। कभी पहली बार ऐसा हुआ होगा, दूध पड़ा रह गया होगा, फट गया, जो फट गया वो भी किसी ने कहा होगा कि इसमें जो बचा है, खा के देखा मैंने, ठीक है, चुन्नी उन्नी में डाल करके दूध तो निकाल दिया, बचा हुआ रख लिया, इकट्ठा हो गया, कहते ये बड़ा ज़बरदस्त। उसे अग्नि पे, आग पे भुना लिया होगा पहली बार, बारबेक्यू हो गया, रोस्टेड पनीर, तंदूरी पनीर, जब वो पहली बार खाया हो, अगली सुबह बड़े ताकत से उठे होंगे, कहते वेरी पावरफुल यार, बड़ी एनर्जी इसमें, दूध कैसे फटता है पता लगाओ, दूध फटाना है फिर से। तो फिर ऐसे करके दूध फटाने लग गए होंगे, कुछ भी करके। मतलब कहने की बात यह है
अब दूध ही दूध कितना पीते रहे, तो इन्होंने पहले अपने ही आप में क्या किया होगा, दूध के प्रोडक्ट बना लिए होंगे। जैसे मिल्क से कर्ड बना लिया होगा, मिल्क से ही लस्सी बना ली होगी, फिर मिल्क से ही आगे इन्होंने बटर बना लिया, और फिर घी बना लिया, और फिर पनीर बना लिया। पनीर जब छेना बनाना सीख लिया तो मिठाइयाँ भी बना लेंगे। और दूध दही फिर खोआ मार लिया, खोआ बना लिया। मतलब बंदे बड़े भी हैं ज़बरदस्त, वैसे छोड़ते नहीं सब कुछ ही, कहते जाकदा के काम। खुद तंग आ गए होंगे दूध ही दूध पी के, तो दूध से ये सब बनाने लगे। अभी ये सब ये बनाएंगे, ठीक है। पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पशु बहुत है, पशु पूछ के दूध नहीं ना दे रहा। पशु खुले मैदानों में वंश, खुले स्टेपी ग्रासलैंड जानते हो कहाँ से कहाँ तक जाते हैं। 7वीं क्लास में चैप्टर था इसका, पढ़ा था। वेस्ट यूरोप से लेकर के पूरे मंगोलिया तक, रुकते कहाँ, खुला पशु दौड़ रहा है, जब तक थक के ना गिर जाए कोई नहीं रोक रहा उसे, दौड़े जा रहा है, खा रहा है, दौड़ रहा है, दूध दे रहा है, नदियाँ बहा रहा है दूध की। और वो दूध एक इंसान कितना कप पी ले, बाल्टी भर भर के तो नहीं पी सकता। तो दूध गिरा रहे हैं, फेंक रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, इसी में से दूध का कुछ कुछ बना भी रहे हैं। ऐसा हुआ है एक दिन, अब इनकी किसी से मुलाकात ही नहीं होती, ये लोग भी अपने ही अंदर रहते हैं बस। ये भी क्लोज्ड सोसाइटी है, ये भी क्लोज्ड सोसाइटी, ये भी क्लोज सोसाइटी। जितना चाहिए उतना उगा रहे हैं, जो बाकी का है पता नहीं क्या करना है, वहीं इधर उधर गिर रहा है, पड़ रहा है, ख़त्म हो रहा है, सड़ रहा है, गल रहा है। सबसिस्टेंस में ही ये भी हैं। इनकी भी सोसाइटी जो है वो क्लोज्ड है, इकोनॉमी क्लोज्ड है। एक दिन क्या हुआ, यहाँ पर एक आदमी ने कुछ विचार किए, कुछ सोचा उसने, कुछ थॉट्स उसने अपने मन में लाए कि कैसे करके पैदावार बढ़ाई जाए, थोड़ी सी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं यार। तो वो एक दिन बैठा हुआ था, ऐसे करके सोच रहा था कुछ कुछ, और वो सोच रहा था कि ऐसा करते हैं कि जो नदियाँ हमारी बहती हैं, इसको कहते हैं इनर कल्चरल रिफाइनमेंट्स। इनर कल्चरल रिफाइनमेंट्स, इनर थॉट्स की जो हम रिफाइनमेंट्स करते हैं ना, वही कल्चर को जन्म देती हैं, क्योंकि वो थॉट्स की रिफाइनमेंट ही आधार बनती हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। अभी साइंस भी बना के दूंगा और अभी टेक्नोलॉजी बनाऊंगा, अभी रुक जाओ। अब ये इनर थॉट्स को रिफाइन कर रहा है, ऐसे लेटा है खटिया पे, जैसे लेटे रहते नहीं पंजाब में, ऐसे करके, और देख रहा है खेत भी और नदी भी। कह रहा है नदियों के पानी को कैसे इस्तेमाल करते हैं हम, या पी लेते हैं, घाट पे कपड़े धो लेते हैं, सब कर लेते हैं। नदी मिट्टी ले आती है, नदी के बगल बगल में खेती करते रहते हैं मुँह उठा के, कि नदी का पानी चढ़ेगा तो इन बीजों को पानी मिलेगा, नदी का पानी उतरेगा। इन द नाइल सिविलाइजेशन जो है, मिस्र की जो संस्कृति हुई है, सभ्यता, वो लंबी लंबी हुई, लंबी लंबी क्यों, नाइल रिवर जैसे जैसे फ्लो करती, नील नदी, वो जैसे जैसे उसका पानी अपने बैंक्स, अपने किनारों पे चढ़ता है, वहीं पे बीज बो देते थे कि बरसातें आने वाली, पानी चढ़ने वाला है। पानी चढ़ जाता था, फ्लड प्लेन कहते हैं उसको, वहाँ पे अनाज उग जाता था, फिर पानी घट जाता था, बस वहीं पे इंसान बस गया, इधर उधर फैला नहीं। तो ऐसे में ये इन्होंने कहा, इसने कहा कि हमें जो इस नदी के पानी का इस्तेमाल ले रहे हैं, तो ज़्यादातर कपड़े उपड़े धोना, पीना, ज़रूरतें, इन सब चीज़ों के लिए, और पानी चढ़ता है तो फसल हो जाती। अगर मैं ये चाहूँ कि मुझे मॉनसून के सीज़न के बाद भी खेती करनी है, जो कि हो सकती है, तो फिर इस नदी का एक किनारा थोड़ा सा काट के पानी नहीं ले जा सकता मैं वहाँ तक। सारा साल बहने वाली नदी अगर मैं पानी ले जाऊँ तो, ये जो इसने अपने मन में सोचा कि नदी का किनारा काट के पानी ले जा के खेत में लगाऊं, दिस आर्टिफिशियल वाटरिंग ऑफ द एग्रीकल्चरल फार्म लैंड इज द इरिगेशन। इरिगेशन है टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी जो एक साइंस को इस्तेमाल करवाएगी। और साइंस यहाँ पर क्या है, मेन एस्पेक्ट यहाँ पर साइंस क्या है, दैट टू यूटिलाइज योर सराउंडिंग इन ए फार मोर बेटर मैनर टू अचीव लार्जर प्रोडक्शन, दैट इज बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, बेटर लाइफ। और ये साइंस जन्मी कैसे, विद द
इनर थॉट रिफाइनमेंट्स, और यही बन गया आपका कल्चर। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कल्चर का पार्ट होता है। तो जब भी कल्चर पढ़ोगे उसी में एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी सब पढ़ोगे, आर्ट एंड कल्चर में ही पढ़ोगे, हेरिटेज एंड कल्चर में ही पढ़ोगे। ओके। अब इस आदमी ने ऐसा सोचा और पानी काट करके नदी से वाया कनाल ले गया उन खेतों तक, और ये विंटर क्रॉप लगाने लगा। समर क्रॉप तो लगाता ही था, मॉनसून, पहली बार विंटर क्रॉप लगी। और जब इसने विंटर क्रॉप यहां पर पानी की मदद से लगाई, अब पहली बार हुआ कि जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा ग्रोथ हुई है। मतलब कुछ प्रोडक्शन एक्सेस हुई है, बढ़ गई है। तो प्रोडक्शन इंक्रीज हुई। यहां पर किसकी मदद से हुई प्रोडक्शन इंक्रीज? कल्चरल डेवलपमेंट। प्रोडक्शन इंक्रीज कराने के लिए क्या करते हैं? कल्चरल डेवलपमेंट। और कल्चरल डेवलपमेंट के वाया असल में हो क्या रहा है? क्या डेवलप किया कल्चर में? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि एक लेवल का मॉडर्न फार्मिंग मेथड, दैट इज विद द इरिगेशन। तो कल्चरल डेवलपमेंट मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी हुआ, तो इसकी मदद से प्रोडक्शन बढ़ा। लेकिन प्रोडक्शन इसने बढ़ाया है ना, इसका दिमाग था ना। तो वो जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है इस पूरे समाज में, वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन इसकी पोजेशन हो गई। तो आप उस एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को इसकी इनकम समझो। इस पर्सन का नाम है इनोवा। इनोवेशन का वाला पर्सन। ओके। तो ये जो पर्सन इनोवा है, इसके पास चली गई दिस इनकम इन द फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा प्रोडक्शन। तो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन वाली इनकम इनोवा के पास चली गई। अब बाकी पूरा गांव जो है, बाकी पूरा समाज जो है, जितनी ज़रूरत उतनी फसल, एक आदमी जो है जितनी ज़रूरत उससे ज़्यादा फसल। क्या करे? एक दिन इस बॉर्डर लाइन पे, ये एक समाज है, ये दूसरा समाज है ना, एक दिन इस बॉर्डर लाइन पे टहल रहा था। टहलते टहलते इन लोगों को देखा, घोड़े दौड़ा रहे हैं, भैंसे दौड़ा रहे हैं, सब दौड़ा रहे हैं, तगड़े, पूरे शरीर मजबूत। इनसे पूछा ये क्या पी रहे हो? सफ़ेद सफ़ेद क्या पी रहे हो? कहते दूध है ये। तो अच्छा इसमें क्या है? कहते दूध पीते, ताकत भरमार, एक से एक जंग लड़ाइयाँ, आया पंजा लड़ा ले। मैं नहीं कह रहा दूध पीने वाले ताकतवर होते हैं और गेहूँ चावल खाने वाले कमज़ोर, मैं जस्ट बता रहा, आपको कुछ समझा रहा हूँ। तो कहते दूध पीते हैं। कहता अच्छा, और तुम क्या करते हो? तुम दूध ही पीते रहते हो? अगर तुम्हें कुछ पकाने को दूँ? कहता वो क्या? कहता आज शाम को मेरे घर आना। जब शाम को ये इसमें से एक बंदा इसके घर गया, इसने उसे दाल, चावल, चोखा, चटनी सब बना के खिलाया। उसके तो मुंह में स्वाद लग गया। कहता ये दाल चावल, वी वांट दिस, ये क्या है? दूध पीऊँगा रात को सोने लगे, पर दिन में तो मुझे ये खाना है। सुबह मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए इसका। कहता है ये तुम्हें मिल सकता है, मुझे दूध दे दो थोड़ा सा। तो अब क्या हुआ कि ये गांव का आदमी इनोवा जो है, ये यहाँ वाले आदमी से दूध ले रहा है उस अनाज को देख के जो उसने एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया है, और ये अनाज खा रहा है। इनोवा दूध पीने लगा, इनोवा बाकियों के मुकाबले कम बीमार रहने लगा, इनोवा हेल्दी होने लगा। सबने देखा कि इनोवा बड़ा ज़बरदस्त गेम कर रहा है भाई। इनोवा कुछ पीता है, उस चीज़ का नाम पढ़ गए थे, कुछ पीता है, रत्न है वो तो। जो ये इसके पास एक रत्न है, इसलिए दूध को एक रत्न माना जाता है कि इसके पास एक रत्न है जो ये बीमार नहीं पड़ता। ताकतवर कितना हो गया है, खुद ही फावड़े चलाता रहता है खेतों में, इतनी ज़बरदस्त, और खेती कर रहा है। तो दूसरे किसान ने भी, सेकंड नंबर किसान ने भी एफर्ट किया कि मैं भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करूंगा यार, मैं भी एक्स्ट्रा खेती करूंगा, मैं एक्स्ट्रा काम करूंगा, मुझे भी दूध चाहिए। तो दूसरे किसान ने भी एक्स्ट्रा खेती की, दूसरा किसान भी पहुंच गया इनके पास दूध लेने, और इधर भी हंगामा चल रहा है, दाल चावल दाल चावल। दूसरे वाले भी कह रहे हैं हम भी खाएंगे दाल चावल, हम भी मज़ों से क्यों वंचित रहे। तो ये भी पहुंच गए उनके उस दूसरे वाले के पास दूध लेने।
विद द पैसेज ऑफ टाइम आप एक चीज़ नोटिस करने लगेंगे, हुआ ये कि इनके पास जो दूध बढ़ा रहता था, दूध काफ़ी बढ़ा रहता था इनके पास, वो दूध अब यहाँ के 1 किसान, 2 किसान, 3 किसान, 1-2 तक तो ठीक था, 4-5 किसानों को अब दूध चाहिए। दूध यहाँ पर पहले तो बढ़े हुए से बराबर में आ गया, फिर बराबर से कमी में आ गया, शॉर्टेज में आ गया। 5वां किसान जैसे ही ऐड हुआ दूध की लिस्ट में, दूध डियरर होने लगा। इन्होंने बैठ के रेट कहते अब इतने अनाज के लिए इतना दूध नहीं दे पाएंगे, अगर दूध चाहिए ज़्यादा अनाज भेजो अब। तो 5वां किसान कह रहा है यार तुम लोगों ने तो इतना इतना अनाज दे के दूध लिया था, मुझे ज़्यादा अनाज देना पड़ रहा है। तो वो कहते अब ऐसा ही है, लेकिन जब वो भी गए तो उनको भी ज़्यादा अनाज देना पड़ा। इसका मतलब दूध इनके लिए क्या हो गया, डियरर। मतलब अब ज़्यादा चीज़ बार्टर करनी पड़ रही है उसी अमाउंट ऑफ दूध के लिए, क्योंकि दूध की मांग बढ़ गई है। ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल डिमांडिंग दूध, ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल डिमांडिंग दूध। अब जब दूध की डिमांड बढ़ी और यहाँ पर इस पर्सन के पास ज़्यादा अनाज आने लगा, अदर पर्सन्स ने ऑब्जर्व किया कि दूध में बहुत मुनाफा है भाई, हमें भी दूध में आना चाहिए, दूध ही के क्षेत्र में काम करना चाहिए। लेकिन क्या करें, जितने पशु हैं सब हैं, उतना तो कर लिया, अब और क्या करूं मैं, दूध कैसे बढ़ाऊं मैं, नया पशु कोई पैदा होने वाला भी नहीं अभी, तो इसी पशु से ज़्यादा दूध कैसे आए। इधर भी इनोवेशन स्टार्ट, इधर भी कल्चरल डेवलपमेंट स्टार्ट, इधर भी इनोवेशन स्टार्ट। तो उधर भी और इधर भी दोनों तरफ इनोवेशन वर्क करने लगी। पहले सोसाइटी में ना कोई डियरर थी चीज़, ना तो कोई चीज़ बहुत कीमती थी, ना चीज़ कोई बहुत गिरी हुई थी, जितना खाना था उतना उगा रहे थे, ख़त्म थी कहानी। लेकिन फर्स्ट स्टेज ऑफ इनर थॉट रिफाइनमेंट जब की किसी ने, दैट फर्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, दैट कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, इसकी वजह से हमने क्या किया, हमने हमारे सराउंडिंग को पहले के मुकाबले और बड़े स्केल पे यूटिलाइज करना शुरू किया। मतलब हमने जो हम पहले एक्टिविटी कर रहे हैं उनसे एक्स्ट्रा एक एक्टिविटी की, अभी वो इकोनॉमिक है कि नहीं वो हम बाद में बात करेंगे। तो फर्स्ट चीज़ जो यहाँ पर एंट्री हो रही है वो ये कि हमने हमारे सराउंडिंग को पहले से ज़्यादा बेटर एक्सप्लॉइट किया। जब मैं कह रहा हूँ पहले से ज़्यादा बेटर एक्सप्लॉइट किया, मतलब हमने हमारे सराउंडिंग के मल्टीपल यूजेज लेने शुरू किए। हम उस पानी का पहले यूज सिर्फ हाउस होल्ड डोमेस्टिक पर्पज से ले रहे थे, अब हमने उसका यूज एग्रीकल्चरल लेना शुरू किया, और वो भी मैन मेड एनवायरनमेंट के वाया, मैन मेड एफर्ट किया हमने। नेचुरली फ्लड आएगा तो नहीं, मैन मेड एनवायरनमेंट। तो ऐसे में अगर आप ध्यान से सोचें थोड़ा सा, तो इस पर्सन इनोवा को जो दूध के रूप में बेनिफिट मिले हैं वो इसकी बढ़ी हुई इनकम के कारण मिले हैं। इसकी बढ़ी हुई इनकम मतलब एक्स्ट्रा प्रोडक्शन थी। इसकी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन क्या था, इसकी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन इसकी फैक्टर इनकम थी, क्योंकि इसने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस पुट इन किए थे फॉर दैट एक्स्ट्रा एक्टिविटी। वो क्या था, इसने किनारे नदी के खुद काटे थे, तो इसने लेबर पुटअप की, इसने किनारे नदी के खुद काटे थे, तो इसने अपनी लेबर वहाँ पर लगाई। और आप वहाँ पर ये मान सकते हैं कि इसने किनारे काटने के लिए क्या किया, तो शुरुआती तौर पर इसने वहाँ पर गिरे पड़े या इधर उधर से उठा के लाए पत्थरों से काटे होंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम हो सकता है इसने पत्थरों को भी शेप दी हो। तो यहाँ पर भी एक इनोवेशन हुई है और यहाँ पर भी लेबर इसी ने की है। तो देखिए आइडिया क्रिएट करने में भी इसी की लेबर, प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में भी इसकी सेल्फ लेबर। पर हर स्टेज पे एक आइडिया हुआ, वो भी कुछ थॉट था, अ थिंकिंग। नहर का शुरुआत की इसने, वहाँ पर भी एक थॉट तो आया नहर का, पर एग्जीक्यूशन हुआ, दैट वर्क। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़, जब ये नहर के लिए इसने हो सकता है अपनी ज़मीन का इस्तेमाल किया हो,
इसकी ज़मीन, तो इसका लैंड यूटिलाइज हुआ, लेबर इसका लैंड, जो ये कैपिटल लेकर के आया है वो यही लेके आया है वो पत्थर सारे। और हो सकता है इसने नहर के किनारों पर भी पत्थर टिकाए हों, बांधे हों, बांस से बांधा हो, उसे बांस का जाला बनाया हो इसने कि किनारे नहर के टूट ना जाएं। और सबसे बड़ी चीज़, आइडिया ये लेके आया था, एंटरप्रेन्योर ये है, सारी चीज़ों को आइडिया पैदा करके उसे एग्जीक्यूट करने के लिए सब ऑर्गेनाइज करना इसी का था। ज़मीन इसने दी और इसकी वजह से इसने एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हासिल किया, वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन इसको गया, वो इसकी इनकम बनी है, वो फैक्टर इनकम है क्योंकि ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाया। तो मतलब यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो हमने हमारे सराउंडिंग जो अवेलेबल हैं, यहाँ पर वो सराउंडिंग लैंड है, यहाँ पर वो सराउंडिंग वाटर है, यहाँ पर वो सराउंडिंग रिवर है, यहाँ पर वो सराउंडिंग स्टोन्स हैं, और यहाँ पर वो सराउंडिंग बैम्बू यार्ड्स आप कह लीजिए, बैम्बूज हैं। तो हमने हमारे अवेलेबल सराउंडिंग्स का बेटर यूटिलाइजेशन जब किया तो उसकी वजह से इसकी लाइफ बेटर हुई, इसीलिए हुई ना। और जब इसकी लाइफ बेटर हुई तो इसका मतलब लाइफ कैसे बेटर हुई कि इसने दूध की मांग, इसने दूध पीना शुरू किया जो कि इसकी एडिशनल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। आई बात समझ में? तो ये चीज़ इसको देख के सारे जान गए, तो उन्होंने भी अपने सराउंडिंग को बेटर यूटिलाइज करना शुरू किया, मतलब उन्होंने भी एक्स्ट्रा हाथ पैर मारे, उन्होंने भी कामकाज किया, और उन्होंने भी अपने सराउंडिंग को, पत्थरों को, ज़मीनों को और बांस को और हर चीज़ को इस्तेमाल करना शुरू किया, और उन्होंने भी लाइफ बेटर की। तो मतलब यहाँ पर अगर आप अपनी लाइफ बेटर करना चाहते हैं तो आपको अपने सराउंडिंग को पहले के मुकाबले और व्यापक स्तर पर उपयोग में लाना होगा। You need to utilize that inch of land available to you in a far more diverse activities that would contribute into the betterment of your life. आई बात समझ में? तो यहाँ पर देखिए एक्टिविटीज़ डाइवर्स हुई। पहली एक्टिविटी सिंपली एग्रीकल्चर थी, अब यहाँ पर एक्टिविटी एग्रीगेशन की तरफ गई है। यहाँ पर एक्टिविटी डाइवर्स हुई, पहले सिर्फ बीज बोना, फसल काटने तक आइडियाज़ रुके थे, अब डेप्थ ऑफ द कैनाल, विड्थ ऑफ द कैनाल, कैनाल के किनारे कैसे हों कि ब्रेच ना हो, और किनारे भी सीधे खड़े कर देगा तो ब्रेच हो जाएंगे ना, इसलिए स्लैंटेड रहेंगे ना, पर इतने स्लैंटेड भी नहीं ना कि फ्लो एकोमोडेट ना कर सकें। ये सब कर करके सीखा होगा इसने। तो डाइवर्स इन कॉन्सेप्ट ऑफ आइडिया, नॉलेज, एक्टिविटी, रॉ मटेरियल, एवरीथिंग इज़ डाइवर्स। और जब ये चीज़ बेटरमेंट देने लग गई होगी तो इन्होंने यही सब सिखाने के लिए अपना एक नॉलेज सिस्टम क्रिएट किया होगा कि आगे भी लोगों को सिखा देंगे। तो एक न्यू ब्रांच ऑफ नॉलेज एग्जिस्टेंस में आ गया, द कनाल मैन। ये इनोवा इस धरती का पहला कनाल मैन बना, और आज दिन तक लोग इसी की मूर्ति की पूजा करते होंगे जब भी कोई नई कनाल बनाते होंगे। आगे जा कर के ये नहरों का देवता हो गया होगा, यज्ञ में इसी को कुछ ना कुछ दिया जाता होगा। ये हम बात कर रहे हैं, इतनी बात समझ में आई। और दूसरी तरफ अब गाय का दूध, भैंस का दूध बढ़ाना है, उसके लिए उन्हें तापमान से कैसे बचाएं, तापमान की वेरिएशन से, ठंड में कैसा रखना है, गर्मी में कैसा रखना है, दिन में कितनी बार नहलाएं अलग से। पहले ऐसे ही फिरती रहती थी इधर उधर, अब देखें कि पोषण कैसा ज़्यादा, जितना पेट भर रही हैं उस पेट में न्यूट्रिशन ज़्यादा जाए, ज़्यादा न्यूट्रिशन, नहीं कि इधर उधर का खा खू के पेट भर के बैठ जाएं और दूध कम, न्यूट्रिशन इंक्रीज़ करो। कैसे इनकी ब्रीड को बेहतर करें, नस्ल, तो ब्रीडिंग अच्छी करवाई जाए इनकी। पता लगा कि उनकी झुंड की भैंसें बहुत अच्छी हैं, पता लगो क्यों अच्छी हैं, तो जा करके वहाँ पर भैंसे से बातचीत की, वो कह रहा है बढ़िया नस्ल की भैंसें आएंगी, चिंता मत करो। तो इस तरह से क्रॉस ब्रीडिंग की ज़रूरत है तो वो करो, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो करो, यही इनोवेशन है। और क्या करते हो तुम लोग, यही पढ़ते हैं हम लोग। तो अल्टीमेटली दोनों तरफ इनोवेशन, नए आइडियाज़, नई एक्टिविटीज़, नया यूटिलाइजेशन ऑफ योर सराउंडिंग। बट एक चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ें डियरर हो रही हैं कि नहीं? चीज़ें डियरर हो रही हैं ना। अगर उधर चीज़ डियर ना होती तो इधर इनोवेशन होती,
अब इधर इनोवेशन हुई है, फिर से सप्लाई बढ़ेगा दूध का, फिर से सप्लाई बढ़ेगा दूध का, और उधर नए फार्मर्स ऐड होंगे एज अ मिल्क कंज्यूमर। क्योंकि जैसे ही इधर से सप्लाई बढ़ेगा दूध का, दूध ईजिली अवेलेबल हो जाने लगेगा वहाँ पर, और फिर वहाँ पर किसान सहजता से उस दूध को उपलब्ध करने लगेंगे, और अल्टीमेटली फिर से नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ने से फिर से दूध की सप्लाई में कमी आएगी, यानी कि डिमांड बूस्ट कर गई, फिर से क्रंच आएगा, और फिर यहाँ पर इनोवेशंस होंगी। सो ओवरऑल सिनेरियो ये होता चला जाएगा कि आप लोग दूध की न्यूट्रिशनल वैल्यू पे बात करेंगे। हो सकता है कोई आपके सामने ये बात ले आए कि दूध छोड़ो, दही खा के देखो, न्यूट्रिशन ही चाहिए ना, एक बार दही चख। दूध के साथ रोटी खा सकता है? नहीं, दही के साथ देखना। और दूसरी बात कह रहा, दूध क्या, दही का एडवांटेज, एंड में लस्सी भी मिलेगी पीने को। दूध पीता ही है ना, दही खा लस्सी पी। कहता ये ज़बरदस्त है, उसी दूध से, कहता उसी दूध से दही लस्सी सब बनेगा। कहता डन। और सबसे बड़ी बात, मलाइयाँ निकाल, घी बना, ये घी खा, और घी को ईंधन की तरह इस्तेमाल कर। घी के और उपयोग हैं, घी को जला, घी के दिए जला, रोशनी कर। दूध तो नहीं जला सकते, दही तो नहीं जला सकते, लेकिन घी जला सकते हैं। घी से घर में रोशनी होती है, घी से दिए जलते हैं। जलते हैं कि नहीं जलते? दूध के जलाते हो? दही, लस्सी, छज्जा, छाछ, मट्ठा, इनके जलाते हो? दिया इंडस्ट्री बूस्ट कर गई, लोगों के घरों में पहली बार रोशनी आई। नहीं तो पहले तो मशाले जलाते होंगे, और वो क्या जलती होंगी, घास के बंडल बड़े बड़े जलते रहते होंगे, पर कितने, एक समय तक सीमित। लेकिन लकड़ी की बनी कुटिया के अंदर तो नहीं जला सकते, कुटिया जल जाएगी। इसलिए नगर के गांव के मोड़ पर या कहीं कहीं इधर उधर अब अपने एकदम पर्सनलाइज दिए, और डिमांड घी की बढ़ गई। अब दिए बनाने वाले भी अस्तित्व में आ गए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अपने घर में रोशनी चाह रहा है, क्योंकि कर सकता है रोशनी, क्योंकि एक ईंधन आ गया है। और जैसे ही वो ईंधन आया, इधर पता लगा कि कपास सिर्फ पहनने के काम नहीं आता है, कपास तो जोत बनाने के काम आता है, और उसी ज्योति से दिया जलता है। तो कपास का एक यूज जोत की तरफ भी हुआ, कॉटन का। इस तरह से यू विल ऑब्जर्व दैट कि ह्यूमन विद अ कंटिन्यूअस इनर थॉट रिफाइनमेंट कल्चरल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। और कल्चरल डेवलपमेंट में कंटिन्यूअस कंट्रीब्यूशन के कारण ये होता है कि ह्यूमन अपने सराउंडिंग को बेटर यूटिलाइज करना सीखता है। और इस बेटर यूटिलाइजेशन को हम बेटर यूटिलाइजेशन ही तब कहते हैं जब ह्यूमन की लाइफ बेटर होती है इन एवरी पॉसिबल आस्पेक्ट। ह्यूमन लाइफ बेटर होती चली जा रही है तो एवरी अदर ह्यूमन एस्पायर करता है कि मुझे भी इस बेटर लाइफ की तरफ जाना है, मुझे भी ऐसा जीवन जीना है। और जब वो एस्पायर करता है तो अल्टीमेटली वो उस सोसाइटी का एक स्टैंडर्ड बनता है कि हम सबको ये करना है। वो स्टैंडर्ड बन के इस्टेब्लिश हो जाता है, और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सोसाइटी अपनी बेटरमेंट को उन चीज़ों की कंजम्पशन से एसोसिएट कर लेती है कि अगर हम ये चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं तो इट मीन्स हम बेटरमेंट में हैं, अगर हम ये सब कंज्यूम नहीं कर रहे हैं इसका मतलब हम बेटरमेंट में नहीं हैं। इस तरह से द साइकिल ऑफ एस्पिरेशन, यानी कि द एडिशन ऑफ मोर एंड मोर माउथ और मोर एंड मोर कंज्यूमर्स इनटू दैट पर्टिकुलर आइटम चलता ही जाता है, वो ऐड होते ही जाते हैं। बिकॉज एवरी न्यू बॉर्न, एवरी न्यू हाउस होल्ड, एवरी न्यू एंट्रेंट इनटू द सोसाइटी will aspire for that one thing, and ultimately they will create demand for that, and when they will create demand for that, then ultimately they are driving the production for that thing, they are driving the production for that thing, and that thing will always remain dearer for this particular society. So there would be some sort of value associated with that thing all the time. हर समय उसकी एक कीमत बनी रहेगी, उसकी एक कीमत बनी रहेगी। ये बात समझ में आई? इस तरह से सिस्टम काम करता है। किस तरह से चीज़ें डियरर हो रही हैं, और उस सबके बेस में क्या है, इन सब से हुआ क्या, जितना ज़्यादा अब हर काम वो हर नहर अपने हाथों से खोद लेगा ईंटों से, अब उसे पहले से कम समय में नहर खोदनी है। तो यहाँ पर
एंट्री होती है डाइवर्स रेंज ऑफ ऑक्यूपेशंस की। जब ह्यूमन ये ऑब्जर्व करता है कि कोई एक एलिमेंट उसकी बेटरमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है, और जब फिर वो एलिमेंट मास स्केल पर अपनाया जाना है, यानी कि पूरे गांव या समाज के द्वारा, तो अल्टीमेटली हम उस चीज़ की नॉलेज सेट को, उस चीज़ की प्रोडक्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं। हम उसे इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं, और जब हम इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करते हैं तब हम अल्टीमेटली दैट स्किल सेट उसे किसी मायने में कहीं दर्ज करते हैं। अगर मौखिक है तो वर्बल करिए, अगर कहीं कोई टैबलेट्स तैयार कर सकते हैं तो वो करिए, पेजेस बना सकते हैं, ताड़पत्र भोजपत्र, तो वो करिए। तो हम उन्हें पहले अपने ही पास रख के अगली जनरेशन्स को देने का प्रयास करते हैं, हम उन्हें टीच करते हैं, वो करिकुलम का पार्ट बनता है, और फिर थ्योरी से धीरे धीरे वो प्रैक्टिकल वोकेशन की तरफ लाया जाता है, स्किल सेट का पार्ट बनता है, और अल्टीमेटली सोसाइटी में नए नए ऑक्यूपेशंस पैदा होते हैं। जैसे वहीं पर नहर खोदने के लिए अब उन्हें चाहिए एक से एक इम्प्लीमेंट्स, टूल्स, तो अब टूल मेकिंग और इम्प्लीमेंट मेकिंग सेगमेंट एग्जिस्टेंस में आएगा। क्यों? क्योंकि एक गांव है, उस गांव में जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही ग्रो हो रहा है। पहले व्यक्ति के इनर थॉट रिफाइनमेंट की बदौलत वो पहला इनोवेशन हुआ। उस पहले इनोवेशन ने अपने सराउंडिंग को कैसे बेटर मैनर में यूटिलाइज़ किया जाता है ये दुनिया के सामने शोकेस किया। उस शोकेस को देखा लोगों ने और देखा कि यस, दिस इज़ द पाथ टू अचीव बेटर लाइफ एंड वी ऑल वांट टू गो ऑन दिस पाथ। हम सब इस पाथ पे जाना चाहते हैं। जब वो सभी एस्पायर हुए उस पाथ पर जाने के लिए, तो अल्टीमेटली हमें अब इसका प्रबंध करना है कि कैसे इस पाथ को सुगम बनाया जाए, कैसे नहरें मास स्केल पे खोदी जाएं, कैसे ये नॉलेज लोगों को मास स्केल पे दी जाए, कैसे नहरों को ज़्यादा लंबे समय तक टिकाऊ बनाया जाए, और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मौसमों को झेलने वाली नहरें बने। इसके लिए डाइवर्स रेंज ऑफ स्टडीज़ आएंगी, डाइवर्स रेंज ऑफ पीपल आएंगे, और फिर हम हमारे समाज को अपॉर्चुनिटी दिखेंगी। तो अब दूसरे परिवार में एक लड़का है, वो ये देख रहा है कि पिताजी, एक लड़की भी देख रही है, पिताजी कि आजकल मैं देख रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मांग बढ़ रही है हमारे समाज में इम्प्लीमेंट बनाने वालों की। तो मैं खेती में नहीं जाना चाहती, मैं आगे इम्प्लीमेंट वाली लाइन में जाऊँगी। मुझे वो तरह के इम्प्लीमेंट बनाने हैं, टूल्स बनाने हैं जो नहरों की खुदाइयों में काम आते हैं पिताजी, क्योंकि हमारा समाज नहरों से बहुत महत्व जोड़ता है। नहर मने विकास। तो आने वाला ज़माना नहरों का ज़माना है। जैसे आने वाला ज़माना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है यहाँ पे, उनके टाइम पे तो आने वाला ज़माना नहरों का था ना, तो आने वाला ज़माना नहरों का है। मैं नहरी ज्ञान लेना चाहती हूँ, नहरी इक्विपमेंट बनाना चाहती हूँ। अब ये तो सिर्फ इक्विपमेंट इम्प्लीमेंट बना रही है, एक नहरों का ज्ञान लेने चला गया कि पानी का स्वभाव, पानी काम करने का तरीका, नहरों की मरम्मत, नहरों की डेप्थ, नहरों का वॉल्यूम, वो उधर चला गया। इस तरह से डाइवर्स रेंज ऑफ ऑक्यूपेशंस एग्जिस्टेंस में आती हैं। इसे डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। तो सोसाइटी में लेबर डिवाइड होनी शुरू होती है, डाइवर्स रेंज ऑफ ऑक्यूपेशंस एग्जिस्टेंस में आती हैं, जिसकी वजह से डाइवर्स रेंज ऑफ मटीरियल एंड नॉलेज मोबिलाइज होती है, और उसकी वजह से इंच एंड इंच ऑफ लैंड, वाटर, एयर, एवरीथिंग अंडर यूटिलाइजेशन आने लग जाता है। और ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए इस ब्रह्मांड के पास, पृथ्वी के पास एकोमोडेट करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेहतर जीवन देने की संभावना बढ़ जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए अवसर बढ़ते हैं ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए अवसर बढ़ते हैं। अभी तक में मैंने वर्ड आर्थिक यूज़ नहीं किया, करेंगे। इतनी बात पहले समझ में आ गई? क्लियर है? अब जरा ध्यान से सोचिए, इसने जब पहली बार उसे घर पे बुला के दावत पे वो भोजन कराया, और उसके बाद वो भोजन उसने इसे, अब वही अनाज इसने इसे दूध के बदले दिया, तो ये एक्सचेंज किया उसने इन ल्यू ऑफ सम अदर थिंग। तो ऐसे में उसकी अगली प्रोडक्शन
डायरेक्टेड है टूवर्ड्स द मार्केट। तो ऐसे में अब वो जो एक्टिविटी कर रहा है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, बतौर फार्मर वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है। अब ये इकोनॉमी क्लोज्ड कहाँ रह गई? अब तो ये ओपन हो गई। अब ये सब्सिस्टेंस बेस्ड कहाँ रह गई? अब तो ये सरप्लस हो गई। अब ये नॉन एक्सचेंज बेस्ड कहाँ? अब तो ये एक्सचेंज बेस्ड है, क्योंकि नीड है, उसको चाहिए दूध, क्योंकि सरप्लस भी तो है। तो ऐसे में आप उगा रहे हैं कोई अनाज इस उद्देश्य के साथ कि उसे एक मूल्य के तहत बाज़ार में बेचूंगा, और यहाँ पर वो मूल्य है एक मुट्ठी अनाज के बदले में एक गिलास दूध। अनाज भी शुद्ध और दूध भी खांटी। दूध क्या होना चाहिए? खांटी दूध। शुद्ध दूध नहीं कहते होते, खांटी। ओके, दैट इज द थिंग। इकोनॉमिक एक्टिविटियां कर रहा है ये, इसे आगे एकदम मैंने बताया, मैं बीच बीच में आता हूं, मैं वहां से आया, धागे से लटकाया गया कठपुतलियों की तरह, और एकदम से इसके कान में बोला, क्या बात है, आर्थिक गतिविधियां करने लगा तू। कि तो वो क्या, मैं कहा वो समझाऊंगा बाद में, अभी करी चल, मैं बाद में आऊँगा एडम स्मिथ बन के, मैं बाद में आके इन चीज़ों को शाब्दिक रूप में लिख दूंगा, पर तू कर हज़ारों वर्षों से रहा है। मेरे लिखने के बाद करने लगा ऐसा नहीं। अधिकतर बच्चों को पढ़ने के बाद ये टेंशन हो जाती कि एडम स्मिथ ने बताया है कि कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन ये है, इसका मतलब तभी लोगों ने वेल्थ क्रिएट की। वेल्थ तो क्रिएट हो रही थी, उसने बस लोगों को बताया कान में आके कि ऐसे करते आ रहे हो तुम, पता भी है कुछ तुम्हें? तो वो कहते ओ अच्छा, ये उनके तो ब्लड में ही है वो। ओके, जैसे आप खाना खाते ही आ रहे हो, बस कोई आपको कहे मैं 2 महीने से आपके घर पे हूँ, मैंने देखा है रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी करके ज़मीन पे चौकड़ी मार के बैठ के आप बहुत परफेक्ट पोस्चर में खाना खाते हो, तब आप कहेंगे अच्छा, पर उसने कहा है इसलिए खाने लगे हो। नहीं, आप तो खा ही रहे हो भाई। ओके, और फिर बाकी भी ये सुन के खाने लगेंगे, वो अलग बात है, वो अलग बात है। इतनी बात क्लियर हुई? तो ये तो इकोनॉमिक एक्टिविटी करने लगा, ये सारे करने लगे, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं। वो इम्प्लीमेंट बनाने का ज्ञान ले रही है, इम्प्लीमेंट बाजार में बेचने के लिए। वो नहरी ज्ञान ले रहा है, नहरें बाजार के लिए तैयार करने के लिए। वो बैम्बू के बाग लगा रहा है कि बैम्बू बाजार को देने, बांसवाड़ियाँ उगा रहा है बाजार के लिए। चारों तरफ बाजारू गतिविधियाँ चल रही हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़बरदस्त, कुछ छोड़ नहीं रहे। बांस भी उपयोग में ले आए, पत्थर भी उपयोग में ले आए। पहले शुरुआती तौर में अगर कॉपर मिला तो कॉपर ले आए, उसमें चीज़ें मिक्स करते चले गए और उसको ब्रॉन्ज ब्रास सब बना दिया। धीरे धीरे आगे बढ़े और सख्त औजार बने, लोहा आ गया, लोहे का मतलब अब एक आदमी जब मेटल की फील्ड में डला है वो तो लगा ही रहेगा इनोवेशन में ना। खोजते खोजते एक दिन अचानक से उसके हाथ में एक चीज़ पहुंची, उसने उसका जब देखा औजार, कहता ये चाहिए लोहा। उसने मांग रखी, राजा को कहा कि कल गलती से एक चीज़ आई थी, मैंने उसका कुछ बनाया, बहुत ज़बरदस्त है, खोज कराएं राजन। तो इस तरह से राजा ने व्यापक स्तर पर अब लोहे की खोज और लोहे का इस्तेमाल शुरू किया। तो शोध लगातार चल रहा है, ये काम होते चला जा रहा है। एक समय आ गया शोध रुक गए, शोध रुक गए। ऑक्यूपेशन जितने क्रिएटेड हैं उनमें आइडियाज़ इनोवेशंस रुक गया। ट्रेड एंड कॉमर्स जैसा इस्टेब्लिश हुआ था, इसको बेटर करने के जो तरीके अपनाए थे वो रुक गए। नहरों की मरम्मत रुक गई, नई नहरों की खुदाई रुक गई। सारी चीज़ें जो मैंने शुरू कराई थी एक एक कर रोक दो बस। सोसाइटी डिक्लाइन में चली गई, सोसाइटी ख़त्म हो गई। धीरे धीरे सोसाइटी प्रोडक्शन में फॉल करेगी, धीरे 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 एक्टिविटीज़ में श्रिंक करेगी, धीरे 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 क्वालिटी में श्रिंक करेगी, धीरे 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 स्केल में श्रिंक कर जाएगी। पहले एक्टिविटियां सिमट गईं, 100 करते थे 50 करने लगे, क्वालिटी में गिर गए। 50 जो कर रहे हैं क्वालिटी ज़बरदस्त करते थे, क्वालिटी में गिरे, स्केल में श्रिंक हुए। किस स्केल का प्रोडक्शन था, अब कुछ भी नहीं रह गया। और धीरे 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 बस हैंड टू माउथ स्टोरी ख़त्म।
इस तरह से किसी सोसाइटी में इनोवेशन खत्म होने से सोसाइटी खत्म होती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मरने से समाज मरता है, प्रगति मरती है, सब कुछ नष्ट होता है। और असल में ये सब क्यों होता है? ये हुआ क्यों? सही मायने में क्योंकि जो इनोवेशंस थी एक बीज की तरह घटित हुई। नोटिस किया? हमने कुछ नहीं कराया, हमने सिंपल एक बात की, इनर थॉट रिफाइनमेंट ऑफ दैट फर्स्ट पर्सन। और मैंने आपके सामने पूरा कैनवास ड्रॉ किया भी तमाम गतिविधियों से। आप बताइए, अगर आप किसी गतिविधि से कन्विंस ना हो, हुई ना, तो आपको ये सब खत्म करना है, तो आप इनोवेशन खत्म कर दीजिए, बीज खत्म कर दीजिए ना, जहां से सब आया। तो वहां से ये सब जो आया, हम इसे मान रहे हैं आर्थिक प्रगति। हम इसे क्या मान रहे हैं? आर्थिक प्रगति। और जब ये गतिविधियां ना रहेंगी, ये गतिविधियां ना रहेंगी, मटेरियल की वो मोबिलाइजेशन ना रहेगी, जब मटेरियल की वो मोबिलाइजेशन ना रहेगी, लोगों के ऑक्यूपेशन ना रहेंगे। मैं यहां पर एम्प्लॉयमेंट वर्ड यूज ही नहीं करता, सीधी लोगों के वो ऑक्यूपेशन ना रहेंगे। लोगों के ऑक्यूपेशन ना रहेंगे तो सब क्या होगा? पहले अपन श्रिंक, धीरे 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 वापस एक एक कर छूटेंगे। घी गया, जा रहा है, छूट रहा, घर से निकल गया। जो तो बरकत जाती है, इतना चीज़ा जाती हैं ने, घी चला गया। धीरे धीरे डालडा गया। अब धीरे 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 दही लस्सियाँ गई, मलाइयाँ गई, औना पौना बचा दूध है, घर के 5 में से 2 मेंबर तक सीमित, फिर एक को भी बस मुट्ठी भर गया। खाना सिर्फ, खाने में भी धीरे धीरे 3 से 2 वक्त, 2 में से एक वक्त में भी रूखी सूखी धीरे धीरे गई। ऐसे सब गया, क्योंकि गतिविधियां गई, मोबिलाइजेशन ऑफ द मटेरियल गया, ऑक्यूपेशन गए। इसको कहते हैं सारा धंधा चौपट, सब चौपट। अब हमारे मूल सवाल पर आते हैं कि इन्फ्लेशन 0 क्यों नहीं कर देते? अगर कर सकते हैं तो। जब हम जीडीपी वर्ड को यूज करते हैं तो वो जीडीपी टर्म एक सिंपल सी इक्वेशन से जुड़ी हुई है। वो इक्वेशन क्या है? और मिटा दे थोड़ा सा। ये एक इक्वेशन से जुड़ी हुई है। जैसे सबसे पहली चीज जीडीपी इज इक्वल टू हम करें तो दैट इज मनी सप्लाई इनटू वेलोसिटी ऑफ मनी, दैट मनी बी सप्लाइड, वेलोसिटी ऑफ दैट मनी। मैं अभी आपको बताता हूं ये क्या, अभी प्रैक्टिकली देखेंगे हम। ये एक आदमी है, ये एक आदमी है, लग ही रहा है। पहली बार इसको मैंने ऊपर से फिर धागे से लटकाया गया, ऐसा मान लीजिए पहली बार मैंने इसको, मैं ऐसे ही मनी बना सकता हूँ यार। पहली बार मैंने इसको मनी दिया, मैंने दे दिया, सब पता ही लगा, ऐसे खड़ा था, ऐसे करके मैंने हाथ में दे के नोट मुट्ठी बंद कर दी, मनी सप्लाई हुआ। मैंने इसको मनी दिया, इसने ऐसे जेब में डाल लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। इसने जेब में डाल के बैठ गया गुगू। अब करना क्या है? इसको मैंने जब मनी दिया, इसको ये मनी आगे करना है, टू पुट सम डिमांड, to put some demand so that he can fetch or she can fetch some of his or her requirements. तो it means इस मनी सप्लाई के इक्वल गुड्स
एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होनी चाहिए। दैट वेलोसिटी ऑफ मनी सप्लाई इज इंपॉर्टेंट। मनी सप्लाई जेब में गई, कोई वेलोसिटी है, पैसा गया किधर, घूमा किधर, पैसा डाला, पैसा रुक गया। अब मैं पूछता हूं आप में से किसी से भी, इतनी हमने इकोनॉमी पढ़ी, पैसे को रफ्तार देनी है, रक्षित साइंस के स्टूडेंट हो बीटेक के, पैसे को वेलोसिटी देनी है, कैसे देंगे? उस पैसे को जेब से निकाल के, नहीं इन्वेस्ट क्यों बोल रहे हो भाई, एक्सपेंडिचर भी कर रहे हैं, पैसे कुछ सिंपल, पैसे को जेब से निकाल के डिमांड में बदलने का। तो क्या पैदा होगा, एक गुड या सर्विस, या दोनों पैदा हो सकते हैं। एक रफ्तार मिली। इस पहले आदमी की तो मैंने पकड़ा दिया था, इसने डिमांड पुट की और उस डिमांड को फेच करने के लिए इसने पैसा डाला, इसकी डिमांड को पूरा किया दो लोगों ने, ये पैसा आधा आधा उन दोनों के पास गया। तो अब उन दोनों के लेवल पे सिर्फ अभी मनी सप्लाई हुआ, उन दोनों ने दबा लिया, आगे बढ़ा, वेलोसिटी खत्म। लेकिन उन दोनों ने इसकी डिमांड को पूरा करने के लिए जो प्रोड्यूस किया था, उसके लिए वो भी आगे से टैलेंट, नॉलेज, बिल्डिंग, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप तो उनको भी चाहिए, रॉ मटेरियल तो चाहिए, चीज़ें तो चाहिए, तो वो भी इस मनी को आगे पुट करेंगे और इसके इक्वल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करवाएंगे। समझ रहे हो? लेकिन बड़े पहुंचे हुए हैं वो, सिंपल इतना नहीं कर रहे हैं। उनके पास जो पैसा आ रहा है, उस पैसे से जो चीज़ें ला रहे हैं, उसमें वैल्यू एडिशंस कर रहे हैं नॉलेज, इनोवेशंस की मदद से। और ये तो सिंगल चैनल बताया है, चैनल तो मल्टीपल हैं, कहीं कहाँ से आ रहा है। और इसके लिए ये करना जरूरी था, क्योंकि पहली बार तो इसके हाथ में पैसा कहीं से आ गया, ब्रह्मांड ने डाल दिया। अगर ये उस पैसे को जेब में डाल लेगा तो सारी जिंदगी के लिए कंगाल हो जाएगा, क्योंकि दोबारा पैसा आने का साइकिल ही नहीं बनाया इसने। ये खुद कहाँ जाएगा नौकरी पे, इसके बाल बच्चे कहाँ काम करेंगे, क्योंकि इसने वो जो सप्लाइड मनी थी, उस मनी को कोई गति नहीं दी, कोई मल्टीप्लायर इफेक्ट नहीं क्रिएट किया, कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ही नहीं कराई। तो ना तो ये खुद कहीं रोजगार पाएगा, ना इसके संतान या बच्चे, ना कोई खानदान कहीं को रोजगार पाएगा। और जब ना ये खुद कोई उद्योग धंधा लगा रहा है, ना इसके परिवारजन लगा रहे हैं, ना ये खुद कहीं रोजगार पा रहा है, ना वो पा रहे हैं, तो अल्टीमेटली कहीं कोई मनी या इनकम इनके पास नहीं आ रही। वहाँ पे हमने वर्ड इनकम एक्स्ट्रा प्रोड्यूस के लिए किया था, अब हम मनी इकोनॉमी पे आ गए हैं। तो कोई मनी इसके हाथ में, यानी कि इनकम नहीं आ रही, तो वो अल्टीमेटली कोई लाइफ नहीं है, खत्म लाइफ है। क्या लाइफ है? खत्म लाइफ। और अब फिर खड़ा है झूठ मूठ की, फिर हाथ में कुछ आए, अब नहीं। पहले वाला जेब में डाल के गला दिया था, तो पैसा जेब में डाल के गलाने का नहीं, दबाने का नहीं, कुछ करने का। अब इतनी पहले बात समझ में आई। जीडीपी से क्या इवैल्यूएट करते हो आप अपने देश की इकोनॉमी, और हम सारा खेला इकोनॉमी के लिए खेल रहे हैं। आपके मन में ये सवाल भी आया था कि यार अब्बा इन्फ्लेशन जीरो क्यों नहीं हो जाती? हो तो आप उसी इकोनॉमी में रह के ऐसा सोच रहे हो जैसे किसी किश्ती में। आपको किसी ने बताया नहीं है कि तुम जिस किश्ती में बैठ के छेद करने की सोच रहे हो, डूबोगे तुम ही, क्योंकि किश्ती जो है उसी पे तुम सवार हो। आज बस बताऊंगा, फिर जीरो वाली इन्फ्लेशन नहीं मांगोगे कभी, क्योंकि बिल्कुल बालक की तरह हो, जिस फुग्गे से खेल रहे हो उसी को फुड़ाना चाहते हो। धमाका होने पे रोओगे भी तुम, पर फुग्गे फुड़ाते तो बालक ही। कैसे कैसे करते हैं, ऐसे ऐसे करके। फुग्गे माने बैलून, गुब्बारे, ये नहीं पता चलता किसी को। इतनी बात समझ में आ गई? तो आप जब इतना लंबा चौड़ा हम जो लेक्चर कर रहे हैं, उसमें मेन तो इकोनॉमी है। इकोनॉमी जीडीपी से जान रहे हैं हम। जीडीपी का खेला टिका है मनी सप्लाई इनटू वेलोसिटी ऑफ दैट मनी सप्लाइड। इसका मतलब जितना पैसा डाल रहे हो उसके बदले उतना गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो। तो गुड एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होता है उसी को कैलकुलेट करके बताते हो जीडीपी।
समझ में आई बात? इतनी बात क्लियर? और गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो उसके लिए ही डाला जाता है पैसा। सरकारें क्या करती हैं? सरकारें क्या करती हैं? जब भी अर्थव्यवस्था का पहिया रुका होता है तो सरकार दो काम करती है, या तो खर्चा करती है या निवेश करती है। या तो खर्चा करती है, गाड़ियां खरीदती है इनोवा, और या निवेश करती है, बनाती है रोडवे कह रहा हूं, रोड। दो काम करती है। और इससे क्या करती है? वो जैसे ही पैसा डालती है, डिमांड क्रिएट कर रही है ना, गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, अर्थव्यवस्था चल पड़ती है, रुकी हुई को चलाती है। सवाल रुकी हुई का है, रुकी क्यों थी, वहां आना है। मतलब तुमने दिल से ये मान लिया कि चलाना है, हमें जीना है तो क्या करना है? चलाना है। ये तो तुमने मान लिया। रुकी हुई तुम्हें नहीं चाहिए। किसी ने गलत पट्टी पढ़ा दी थी कि जीरो इन्फ्लेशन मांगो, तुमको चाहिए चली हुई। चलेगी तो तुम्हारी जिंदगी चलेगी, चलेगी तो रोजगार मिलेगा, चलेगी तो काम धंधे चलेंगे, और रोजगार और काम धंधों से ही जीवन चलेगा। अब आ जाते हैं वापस। इतनी बात समझ में आई? इसको अब माइनस, इसको डिलीट करता हूं मैं। जब हम गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन की बात करते हैं तो अल्टीमेटली इस प्रोडक्शन को दो चीज़ों से जोड़ के देखा जाता है। प्रोडक्शन की किस लिए जा रही है? फॉर सम डिमांड। और प्रोडक्शन आ कहाँ से रही है? फ्रॉम सम सप्लाई। तो डिमांड है इसलिए प्रोडक्शन है, और प्रोडक्शन सप्लाई के वाया पूरी होती है। तो डिमांड और सप्लाई दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब ऐसा कई बार होता है कि मान लीजिए कि डिमांड सर्ज कर गई, सप्लाई, मैं नहीं कह रहा चेंज हुई, सप्लाई उतनी है, डिमांड बढ़ गई, तो इस केस के मुताबिक डिमांड के मुताबिक सप्लाई नहीं है। तो इस केस में वो जो प्रोडक्शन हुई है जिस प्रोडक्ट की, दैट प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट हम मानते हैं कि डियरर हो गया। डियरर हो गया मतलब सिंपल कहानी ये है कि उसके प्राइस बढ़ गए, और यहाँ पर हम इसको डिक्लेयर करते हैं इन्फ्लेशन, कि आपकी जेब में जितनी मनी है उस मनी से आप पहले के मुकाबले कम चीज़ ले पाओगे। मतलब मनी की वैल्यू डेप्रिशिएट हुई है, मनी वैल्यू यहाँ पर डेप्रिशिएट हुई है। मनी वैल्यू डेप्रिशिएट हुई है तभी तो प्रोडक्ट डियरर हुआ है ना, उसकी कीमतें बढ़ी है ना। ये तब हुआ कि आपकी डिमांड बढ़ गई बट उसके कॉन्ट्रेरी सप्लाई नहीं है। डन। अब सपोज कीजिए कि डिमांड उतनी ही है, सप्लाई साइड पे क्रंच आ गया है, सप्लाई घट गई है। डिमांड उतनी ही है जितनी है, डिमांड में नहीं कुछ भी बढ़ा, सप्लाई घट गई है किसी कारण से, फैक्ट्रियां बंद पड़ गई, कोई रीज़न हो गया, सप्लाई घट गई। सेम फिर वही फिनोमिना हो जाएगा कि चीज़ें डियरर हो जाएंगी, सारा प्रोसेस यही वाला हो जाएगा। अब सपोज कीजिए कि डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई घट रही है, तो ज़बरदस्त महंगाई। अब ऑलवेज कोशिश क्या रहती है? बाज़ार की, क्योंकि कीमतों का संबंध, जो प्राइस है इसका संबंध जहाँ पर ये तय हो रही हैं वो मार्केट है। मार्केट की दो इनविजिबल फोर्सेस हैं, एक डिमांड और एक सप्लाई। इनको इनविजिबल हैंड्स कहते हैं। तो एक बाज़ार है ना, बाज़ार कीमतें तय करता है और वो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से करता है, जो अभी हमने समझ लिया। अब सपोज कीजिए कि डिमांड बढ़ी हुई है, सप्लाई घटी हुई है, तो कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि प्राइस बहुत ज़्यादा है। इस प्राइस को कैसे कंट्रोल किया जाए? एक ऑप्शन तो ये है कि चीज़ों की कीमतें बहुत बढ़ी हुई हैं, तो मतलब उन चीज़ों में मुनाफा बहुत है। चीज़ों की कीमतें बहुत बढ़ी हुई हैं तो मतलब वो चीज़ों में रिटर्न बहुत है, मुनाफा बहुत है। उस मुनाफे को देखते हुए ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्शन बूस्ट करेंगे कि हम और ज़्यादा बनाए तो मुनाफा बढ़ेगा।
तो सप्लाई बढ़ने के चांसेस यहाँ से, और दूसरा नए प्लेयर्स आएंगे प्रोडक्शन में, वो भी मुनाफा कमाना चाहते हैं किसी एक को देख करके, तो वो भी प्रोड्यूस करेंगे। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम सप्लाई बढ़ेगी, तो यहाँ से सप्लाई अप होनी शुरू हो जाएगी साइमल्टेनियसली ही, क्योंकि चीज़ें बहुत बड़ी महंगी हैं। तो आप क्या कोशिश करेंगे कि या तो मैं इनके कोई अल्टरनेटिव्स ढूंढ लूँ, जो सस्ते अल्टरनेटिव्स हैं, अगर मिल रहे हैं तो ठीक है। जैसे कि कॉफ़ी बहुत महंगी है तो चलिए चाय की तरफ चलते हैं या कुछ और दूसरा है कि फ़िलहाल के लिए अपनी मांग को घटाओ, हम थोड़ा कम कंज्यूम करते हैं क्योंकि पॉकेट इतना अफोर्ड नहीं कर पा रही। तो दूसरी तरफ हो सकता है पॉसिबली कि डिमांड सेटल करेगी खुद को, और जैसे ही एक पॉइंट आ जाएगा कि सप्लाई बढ़ रही है डिमांड घट रही है, देयर वुड बी ए स्टेज इकोनॉमी जिसको ऑलवेज अचीव करना चाहती है मार्केट इक्विलिब्रियम। आई बात समझ में? इस इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ पर क्या है? कीमतों का स्थिर होना एक जगह पर आकर के, मांग और पूर्ति जब इक्विलिब्रियम स्टेज पे आते हैं, देखो इस तरह से इक्विलिब्रियम स्टेज पर आते हैं तो हम ये मानते हैं कि एक स्टेबल प्राइस डिस्कवरी हुई है यहाँ पर। ये एक साइकिल वर्क करता ही रहता है ऑल द टाइम, क्योंकि जैसे ही ये बराबर आएंगे यहाँ टिकने नहीं है, यहाँ पर टिकने नहीं है। यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। ये यहाँ पर इसलिए नहीं टिकने क्योंकि सप्लायर नए आए जा रहे हैं कि अभी मुनाफे के चांस हैं, इस वजह से इन्वेंट्री, इस वजह से प्रोडक्शन साइज बढ़ गया है काफ़ी, और डिमांड अभी भी कम ही चल रही है कि और कीमतें शायद घटें, क्योंकि कीमतें एक बार घटने लगी हैं तो और कीमतें घटेंगी। बियॉन्ड सर्टेन लेवल जब कीमतें घट रही हैं, उसके बाद भी अगर कस्टमर्स में अभी भी ये आइडिया है कि अभी भी हम डिमांड नहीं डालेंगे, कीमतें और घटेंगी और घटेंगी और घटेंगी, दे आर एक्सपेक्टिंग मोर फॉल इन प्राइजेस, सो दे आर not creating demand, they are holding their cash. Suppose they are holding their money, they are not creating demand because they think that there would be more fall in prices. भारी कीमत गिरने लगेगी चीजों की, चीजों की कीमत भारी गिरने लगेगी। प्रोडक्शन हाउस के खर्चे बोले तो कॉस्ट निकलनी बंद हो जाएगी। तो भारी कीमत गिरने लगी मतलब जीरो इन्फ्लेशन, जीरो डिमांड है कि बनने को ही नहीं हो रही, क्योंकि आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं अभी और कीमतें गिरेंगी। तो प्रोडक्शन हाउसेस के खर्चे बने, कॉस्ट नहीं निकल रही, हैविली प्रोडक्शन कर्ब की जाएगी, हैविली ले ऑफ्स किए जाएंगे, बेअंत लोगों को काम से निकाला जाएगा, तेजी से प्रोडक्शन कट बहुत हैवी स्केल के किए जाएंगे। जो प्रोडक्शन कट्स किए हैं, जो बहुत डाइवर्स रेंज ऑफ रॉ मटेरियल पर टिके थे, वो सारे रॉ मटेरियल मोबिलाइजेशन रुक जाएगा, सारा रॉ मटेरियल मोबिलाइजेशन रुक जाएगा। वहां पर वो सारे ले ऑफ्स करेंगे। ये सारे हो रहे ले ऑफ्स यानी कि बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट फर्दर डिमांड को और कर्ब करेंगे, क्योंकि इन ले ऑफ्स के कारण लोगों की परचेजिंग पावर और हेविली इम्पैक्ट होगी नेगेटिव मैनर में, वो और गिरेगी। फर्दर और डिमांड कर्ब होगी। इससे जो बची खुची प्रोडक्शन हाउसेस के प्रोडक्ट बिक रहे थे वो और गिरावट आएगी। ये और गिरावट आने से और ले ऑफ्स होंगे, फैक्ट्रियां बंद शुरू होनी है, अब बंद होनी शुरू हो गई, यूनिट्स बंद, बिजली की खपत बंद कर दी, पानी की खपत बंद कर दी, सड़कों से ट्रक आने जाने बंद, टोल की खपत, टोल बंद, सड़क रोड साइड ढाबे, ट्रक ग्रीस करने वाले, ट्रक रिपेयर करने वाले खत्म, पेट्रोल पंप खत्म। जितनी विस्तृत हमने की थी अर्थव्यवस्था, वो पहला समाज, जितनी विस्तृत हमने की थी, इंच ऑफ एयर, इंच ऑफ लैंड, इंच ऑफ वाटर हम यूज कर रहे थे, उतनी श्रिंक होने लग जाएगी, सीमित होने लग जाएंगी आर्थिक गतिविधियां।
बहुत रिड्यूस हो जाएंगे। चारों तरफ माइनिंग में मशीनें बंद हो गई, रिफाइनिंग फैक्ट्रियों में मशीनें बंद हो गई, फ्लू गैस निकलनी बंद, चिमनियां बंद, चिमनी रिपेयर वाले फ्री, चाय की स्टॉल, चाय की टपरियां बंद, ढाबे बंद, कपड़े दुकानें बंद, मॉल बंद, बसों पे आने जाने वाले बंद, बस बंद, टायर में पंचर लगाने वाले बंद, टायर घिसने बंद, टायर की फैक्ट्री बंद, टायर के लिए रबड़ के लिए केरल के खेत बंद, मलेशिया की रबड़ ठप, पानी वाले जहाजों का आवन जावन बंद, बंद पे बंद, बंद बंदा बंद बंद, सब बंद। व्यक्ति वापस रूखी सूखी पे आ जाएगा। इन्फ्लेशन जीरो मतलब कि प्रचंड तबाही, प्रचंड बर्बादी, टोटल कोलैप्स ऑफ डिमांड, टोटल कोलैप्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज will create total occupationlessness state, total unemployment, and ultimately there would be no mobilization of resources, there would be no processing of resources, and actually the cause of wealth of the nation is the processing of resources, transformation of resources. So when you are not transforming the resources into the goods and services, you are not transforming or processing the resources into the goods and services, you are not adding any value into that. If you are not adding any value into that, you are not creating any income, you are not generating any income, you are not creating any wealth. And again people will go back to the agriculture, go back to the nature, go back to the nature. डिवीजन ऑफ लेबर खत्म, डाइवर्स ऑक्यूपेशन खत्म, वापस से समाज ए समाज बी, अपना खाओ उगाओ अपना रहो। क्या आपने ये नहीं देखा था? क्या ये नहीं हुआ? क्या हमने मिडेवल पीरियड के स्टार्टिंग फेज में 700 to 1200 AD ये लोकलाइजेशन, ये क्लोज्ड इकोनॉमी, ये लैक ऑफ एक्सचेंजेस, क्या ये हमने ऑब्जर्व नहीं किए? ये हमने 100% ऑब्जर्व किए। एंड दैट वाज द फेज ऑफ सामंतवाद इन इंडिया, द स्टॉन्च फेज ऑफ फेडरलिज्म। क्या आप लोगों ने ये यूरोप में नहीं देखा? डार्क एजेस क्या है? काइंडली टेल मी। ओवरऑल उसका पीरियड 500 to 1500 है, लेकिन द प्रॉपर पीरियड इज 500 to 1000 BC, 500 BC to 1000 BC. It is a clear cut dark ages in the Europe. No innovations, no science and technology, no innovation in any manner, and the economy was stagnant. Economic activities were standstill, no occupations were there, only the imperial manorial complexes were there, the manorial lives, and the feudal lords were there. All the farmers living in the complexes of the feudal lords, that is the manorial complex, they were simply suffering from the serfdom. They were the server to the feudal lord, they were slave near to slavery. So that slavery was prevailing over there. And किसने तोड़ा उस स्लेवरी को? किसने डार्क एजेस निकाला? रेनेसेंस। क्या है रेनेसेंस? कल्चरल क्रांति। वही तो शुरू किया मैंने वहीं से। कोई कहने वाले शब्द थोड़ी ना, ये सच है भाई। पृथ्वी ने देखा है, ये वहां देखा है, भारत में देखा है, दुनिया भर में भी देखा है, कहां नहीं देखा है। और जैसे ही रेनेसेंस आया यूरोप में, लगभग 1300 AD ऑनवर्ड्स, तो नतीजे क्या निकले? सबसे पहले तो व्यक्ति भ्रामक विचारों से मुक्त हुआ, व्यक्ति ने अपनी कर्मठता पर यकीन किया, ह्यूमनिज्म सेंटर में आया, अंधविश्वास खत्म करने की बात की गई। दूसरी सबसे बड़ी चीज, रियलिज्म में बिलीव करो। तीसरी सबसे बड़ी चीज, ये ह्यूमनिज्म रियलिज्म इस बात पे खड़ा है कि लॉजिकल रीजनिंग से चलो, रैशनैलिटी से चलो, लॉजिक से चलो,
कोई भी चीज़ पर विश्वास तब करो जब वो चीज़ प्रमाणित रूप में तुम्हारे सामने खड़ी है। एम्पिरिकल डाटा, स्टडीज़ कलेक्ट की गई, साइंस पर फोकस किया गया, इक्विपमेंट्स बनाए गए, मरीनर कंपास और तमाम चीज़ों ने समुद्री यात्राओं को सफल बनाया, और तब व्यक्ति ने पुनः फिर से उन सारी प्रकृति के सीमित शांत पड़ चुकी शक्तियों को अपने बेहतर जीवन के लिए पुनः उपयोग में लाना शुरू किया। फिर से माइनिंग चिलचिला उठी, फिर से यातायात के साधन बेहतर हो उठे, और फिर से इस्तेमाल होने लगा एक से एक चीज़ों का। रेत का इस्तेमाल करके शीशे बना बना के, एक से एक लेंस बना बना के गैलीलियो ने मिल्की वे देख डाला। ये मिल्की वे इस समय में पहली बार देखा किसने है? तुमको बोलते रहते हो मिल्की वे, देखा किसने है? ये गैलीलियो ने ही देखा है। गैलीलियो ने ही तुमको दिखाया शनि ग्रह। गैलीलियो की दूरबीन ने वो सारा प्रूव कर दिया आपके सामने, बिल्कुल प्रत्यक्ष, जो आपको कोपरनिकस कह रहा था कि भाई सूर्य केंद्र में है, बाकी ग्रह तो उसके इर्द गिर्द घूमते फिरते हैं। तो आपने देखा अच्छा ओ ये सैटर्न है, ओके, दिस इज द थिंग। तो ये क्या हो रहा है? सराउंडिंग मटेरियल को लेंस बना रहे हो। लेंस, कैन यू इमेजिन? दूरबीन का लेंस किसका बना होगा? किसने बनाया होगा? सोचो, आसान चीज तो नहीं। आज भी लेंस हाथ में पकड़ो तो, कैमरे लेंस कभी पकड़ के देखे होंगे। तो दिस इज द एस्पेक्ट। इसी वजह से कैमरा इंडस्ट्री कितनी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री है, बूस्ट मिला उसको। टेलीविजन इंडस्ट्री को बूस्ट मिला, फिल्म इंडस्ट्री को बूस्ट मिला, इसलिए वेस्ट से ये सारी चीज़ें आई फिर, और बड़े पैमाने पर इनका इस्तेमाल हुआ। इसलिए शुरुआती तौर में कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने इनका इस्तेमाल लिया। जापान ने इसी टेक्नोलॉजी को तो इम्बाब किया, तभी तो जापानीज़ कैमरे, जापानीज़ चीज़ें इतनी फेमस हुई। बाद में यही चीज़ आगे बढ़ के कोरिया में गई, फिर कोरियन। आप देख लीजिए, चाहे आप ऑटोमोबाइल के सेक्टर में देखिए, चाहे आप बैंकिंग सेक्टर में देखिए, चाहे आप ये कैमरा और ऐसी चीज़ों में देखिए, जहाँ एक समाज को विकसित होने का आधार दे करके वहाँ से चली जाती, उड़ जाती है, दूसरे समाज को विकसित होने का आधार देती है। मतलब इंच अपनी जो प्राकृतिक संपदा है आपके पास, उसका आप सबसे बेशकीमती उपयोग ले रहे हैं। इस लेवल की रिफाइनमेंट आपके थॉट्स में आ चुकी है। दिस लेवल ऑफ कल्चर यू हैव, एंड देन यू हैव वाइड रेंज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। Let's look at the spectrum of economic activity. This is spectrum is a person is working in a mining, standing at this point of this spectrum. A person creating highly innovative lens sets. Look at the spectrum, and in between, persons producing mass scale goods in a factory. So spectrum, इतना सा स्पेक्ट्रम एग्रीकल्चर में चल रहे हैं आप, सिर्फ स्पेक्ट्रम इंक्रीज करने का, स्पेक्ट्रम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। सिमिलरली स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगा, तो स्पेक्ट्रम ऑफ ऑक्यूपेशनल सोर्सेज भी बढ़ेगा, स्पेक्ट्रम ऑफ ऑक्यूपेशन बढ़ेगा, एंड अल्टीमेटली जितना बड़ा स्पेक्ट्रम उतना बड़ा साइज आपके देश की अर्थव्यवस्था का, उतनी ज़्यादा अर्थव्यवस्था रॉबस्ट है आपकी, उतने ज़्यादा प्रोलॉन्ग है, स्थिर हैं आप। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन ये जो अभी आपके सामने साइकिल रखा, ये तो तबाही मचाने लगा कि नहीं? इस तबाही ना मचे इसके लिए एकदम से क्या होता है? कोरोना के समय में क्या हुआ था? थोड़ी देर के लिए आपसे सवाल पूछता हूँ, कोरोना के समय में क्या हुआ था? हैवीली जो चीज़ गिरी वो थी डिमांड। क्यों? लोग बाहर नहीं आ रहे थे, लोग घर से निकल नहीं रहे थे, तो हैवीली डिमांड गिर गई। और हैवीली डिमांड गिरने की वजह से जो प्रोड्यूस किया हुआ था प्रोड्यूसर्स ने, वो बिका नहीं। वो ही नहीं बिका, इन्वेंट्री बन गई, तो आगे क्या प्रोड्यूस करेंगे? तो प्रोडक्शन बंद की। तो कितनी तबाही बेरोजगारी के रूप में मची, आपने देखा? मची कि नहीं मची? तो आप उन दिनों के जीडीपी आंकड़े निकाल के देखें। मैंने खुद बताया जीडीपी 3.4 गई। आप मानिए कि आप जीडीपी एक्सपीरियंस कर रहे थे 7, 7.5, 8% की, जीडीपी 3, 3.5 पे चली गई। नतीजा हाहाकार हुई। जीडीपी 3.5, 3.5 क्यों चली गई?
क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, क्योंकि डिमांड ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक्सटर्नल कंडीशन आ गई है, कोई बाहर ही नहीं जा रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन इसका नेगेटिव आउटकम क्या निकला? कितने घर बर्बाद हो गए, कितने लोग बेरोजगार हो गए, सब तबाही हो गया। और तब उन दिनों में तो आप मजे लीजिए, इन्फ्लेशन है ही नहीं, फिर शांत रहिए। फिर करना क्या पड़ता है? फिर क्या किया सरकारों ने, क्या नोटिस किया आपने? अब इस परिस्थिति से निकालने के लिए सरकार क्या करेगी? सरकार खर्चा करेगी। मैंने बताया मनी सप्लाई और वेलोसिटी ऑफ मनी सप्लाई पे काम करेगी, सरकार खर्चा करेगी। तो सरकार ने तब क्या बोला? 60,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज लाएंगे। क्या बोला सरकार ने? 60,000। तो ट्रांचेस ऑफ पैकेजेस आए, एक एक करके, 20-20 हज़ार करोड़ करके, 10-10 हज़ार करोड़ करके। और सबके लिए, एमएसएमई के लिए अलग से आया, लार्ज इंडस्ट्री के लिए अलग से आया, एग्रीकल्चर के लिए अलग से आया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के लिए अलग से आया। सबके लिए सरकार फिर पैसा लेकर के आई, लाख करोड़ रुपया, 1.5 लाख करोड़ रुपया। किस रूप में लाई? कि सरकार ने किसी को टैक्स एग्जम्पशंस दिया, किसी को एक्साइज ड्यूटी एग्जम्पशंस दिया, किसी को इम्पोर्ट ड्यूटी एग्जम्पशंस दिया, किसी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए फंडिंग किया, तमाम चीज़ों के लिए फंडिंग की। किसी की मान लीजिए कि पेंडिंग पेमेंट्स रुकी हुई हैं, उन चीज़ों पर मॉरेटोरियम दिलवाया। तमाम चीज़ें सरकार ने की कि किसी तरह से निवेश करना शुरू करें ये लोग, द कैपिटलिस्ट। कोई आगे निकल के आ जाए, एक बनाना शुरू करेगा, चिमनी में से धुआं निकलेगा पहली बार। चिमनी में से जब धुआं निकलेगा, लोग रोज़गार पाएंगे, ट्रक आके लगेंगे, वहाँ पे रॉ मटेरियल आएगा। पहले तो लॉरी वालों को उनका दिहाड़ी भाड़ा मिलेगा, पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलेगा, ब्लास्ट फर्नेस में फर्नेस ऑयल डलेगा, कोयला लगेगा, फिर लोग सुबह से शाम काम पे आएंगे, महीने बाद उन्हें वेतन भी मिलेगा। दे ऑल विल क्रिएट डिमांड, समहाउ डिमांड विल पिक अप, कोई तो आ जाए। तो सरकार इस तरह से कई इकोनॉमिक पैकेजेस लेकर के आती हैं कि जो अब हम जा चुके हैं, ये जो एकदम से आर्थिक गिरावट के दौर में एकदम डिप्रेशन में खड़े हैं, इन्फ्लेशन 0 चल रही, डिफ्लेशन की स्टेट में खड़े हो, हालत टाइट हुई पड़ी है कि किसी तरह से डिमांड पिकअप हो। तो सरकार एक तरफ से ऐसे आर्थिक पैकेज देती है, दूसरी कानून में नरमियाँ लेकर के आती है, कुछ थोड़े से रिफॉर्म्स भी लाती है जो बॉटल नेक्स है उन्हें रिमूव करती है। तो रिलैक्सेशन इन द लॉज, कंप्लायंसेस, रिमूवल ऑफ सम बॉटल नेक्स, दैट इज द रिफॉर्म्स, सम इकोनॉमिक सपोर्ट्स और सम फास्ट पेस वर्क, जैसे फाइल क्लियरेंस जल्दी कर देना और परमिशन थोड़ी जल्दी मिलना, ये सब चीज़ें। और थोड़ा आपको जैसे हायर एंड फायर का एक उस समय में प्रावधान दे दिया था। यूपी सरकार ने तमाम उद्योगपतियों को बुलाया था अपने राज्य में कि यहाँ आ जाओ, आपको लेबर लॉज में नरमी देते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें करके आप एक तरफ से उद्योग को बूस्ट करेंगे और खुद पे उद्योग बूस्ट हो, उसके लिए उद्योग अपनी चिमनी चलाए। उसके लिए उद्योग कह रहा है सरकार से, जी हुजूर मेरी पहली स्टील आप ही ले लो ना यार। तो सरकार कह रही है डन, 50 वंदे भारत चला रहे हैं, चलो आओ बुलाओ स्टील दो। तो 50 वंदे भारत, इधर एक वंदे भारत बन रही है आप सबके पैसे से, आपने जो टैक्स दिया हुआ है सरकार, इधर एक वंदे भारत बन रही है, आप टैक्स ही नहीं दे रहे, आपकी हालत टाइट खड़ी है। अब आप कहें सर हम भी नहीं कोई, हम तो बेरोजगार, हम कुछ नहीं। सरकार जाएगी, दुनिया भर के लोग पैसा देने को खड़ेंगे, सरकार कहेगी 140 करोड़ आदमी है, कल जेब में दिहाड़ी आई तो इतना टैक्स कलेक्शन आएगा, प्रोजेक्ट लगाना है, बस काम पे भेजना है इन्हें, टैक्स तो चुटकी में खड़ा है। कहते ओके नो प्रॉब्लम एट ऑल, लो पैसा। सरकार ने पैसा लिया, एक वंदे भारत बनाई, एक वंदे भारत के लिए आप सबका मटेरियल पहुंचा। किसी ने रेक्सिन पहुंचाई, किसी ने फोम पहुंचाई, किसी ने आयरन पहुंचाया, किसी ने स्टील पहुंचाया, किसी ने बाथरूम फिटिंग्स पहुंचाई गाड़ी में लगने के लिए, एवरीथिंग, इलेक्ट्रिक सर्किट, सब कुछ। तो आप सबके, तो इस तरह से सरकार जब खर्चा करती है, सरकार जब डिमांड क्रिएट करती है, तो ये सारे उद्योग चले, ये एक बार चले तो इन्होंने आगे सबने डिमांड। अब देखो डिमांड पिकअप हो रही है, डिमांड पिकअप होने लगी, डिमांड पिकअप होने लगी। अब धीरे 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 सप्लाई उसके मुकाबले, पहले तो एक्सेस सप्लाई जो है डिमांड में एब्जॉर्ब हो जाएगी, धीरे 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 हम माइनस से 0 पे,
अब धीरे 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 सप्लाई पूरी पूरी पड़ रही है डिमांड के, अब धीरे धीरे सप्लाई घटेगी। अब 1 इन्फ्लेशन 1, अब 2, 3, अब सरकार कह रही चल गया खेला, अब इससे ज़्यादा इन्फ्लेशन भी नहीं, वरना करेंसी वैल्यू गिरेगी, वरना लोगों की सेविंग्स की वैल्यू इरोड हो जाएगी, वरना इकोनॉमिक ग्रोथ को तो इन्फ्लेशन ही खा जाएगा, फिर ग्रोथ देके भी फ़ायदा क्या। इतने पे रोकते हैं। 4% इंडिया जैसी कंट्री के लिए ठीक है, जिसमें इतनी डाइवर्स रेंज, और दुनिया भर के कई मुल्क तो 2%, आधा या 1% क्यों नहीं, क्यों आधा 1% इज़ वेरी फ्रेजाइल। हल्की सी इकोनॉमिक एक्टिविटी की गिरी तो 0 पे आ जाएगा, और 0 मने तबाही। 2 ठीक है, 2 से 1.5 जैसे ही होता है, फिर ठीक कर लेंगे। तो ये बिल्कुल ऐसा है कि हल्का चलाए रखना आदमी को, बिल्कुल ठंडा करके बैठा दोगे तो खून ठंडा हो जाए, कहानी खत्म। कहानी कैसे खत्म होती तुमने देख लिया। तो अगर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ एक कंट्री में मेंटेन रखनी है, उसकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन रखनी है, उसमें एम्प्लॉयमेंट मेंटेन रखना है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेंटेन रखना होगा। प्रोडक्शन एंड गुड्स एंड सर्विसेज मेंटेन रखना है, एक डिमांड बना के रखना होगा। एक डिमांड अगर थोड़ा उठा के बना के रखा हुआ है तो ही गेम चलेगा, तो ही गेम चलेगा। मतलब पैदावार करने वाले का थोड़ा मुनाफा बना रहना चाहिए, बिल्कुल ही सुखा मत दो उसका हलक। थोड़ा बहुत मुनाफा बना रहेगा, इनोवेशन बना रहेगा, इन्वेस्टमेंट बना रहेगा, मल्टीप्लायर एक्टिविटी बनी रहेगी। थोड़ा बहुत नए नए क्षेत्र में हाथ पाँव भी मारेंगे, नए नए उद्योग धंधे ढूंढेंगे वो लोग भी, थोड़ा बहुत मुनाफा बना रहेगा। तभी तो आप लोग 2G से 3G से 4G से 5G जाएंगे, वरना आप 5G से 4, 4 से 3, 2, 1 हो जाएंगे। क्योंकि इनोवेशन मोटिवेशन मांगती है। इनोवेशन क्या मांगती है? मोटिवेशन। एक बार मोटिवेशन उद्योगपति का क्या है? अच्छा, पिछली बार के निवेश का अच्छा रिटर्न। मुनाफा क्या है? चीज़ों की कीमतें अच्छी चल रही हैं, इतनी कि अच्छी तो चलाओ ना यार। तुम तो सुखा के बैठे हो, सोच के बैठो कि ये कितना भयावह दृश्य होगा कि 0% इन्फ्लेशन रेट। तो मतलब बैंक वालों के पास, जो बैंक में पैसा है, तो बैंक वाले क्या करते हैं? थोड़ी देर के लिए सोचो, जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, ताकि कि लोगों के हाथ में सप्लाई मनी का कम हो जाए, लिक्विडिटी कम हो जाए, क्योंकि लोन महंगे हो जाएंगे ना इंटरेस्ट रेट बनाने से। ताकि लोगों के जेब में पैसा कम हो तो लोग डिमांड कम करें, ताकि डिमांड जो है वो सप्लाई के बराबर आ जाए। ये अगर एक तरीका है, तो अब दूसरा देखो, इन्फ्लेशन 0 हो रखा है, तो इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट घटाना है। कितना घटाऊं बताना जरा, इंटरेस्ट रेट कितने पे ले आऊं? 0 पे। 0 इन्फ्लेशन आ रखी, इंटरेस्ट रेट 0 पे ले आऊंगा अगर, तो तुमको बैंक में पैसा रखना क्यों है फिर? क्योंकि तुमको ब्याज कौन देगा? क्योंकि एनी हाउ बैंक को कुछ तो इंटरेस्ट रेट चार्ज करना ही है, क्योंकि वही इंटरेस्ट रेट से तो बैंक अपने लोन पे जो इंटरेस्ट रेट बोले उसी से तो डिपॉजिटर को दे रहा है। लेकिन बैंक 1.5-2% भी चार्ज कर रहा है, तो आप कह रहे नहीं चाहिए भाई, बाजार में कीमतें तो गिरी पड़ी हैं, 0 चल रहा है, और हम तुमसे 2% पे ब्याज पे पैसा लेकर के कुछ भी बनाएंगे तो 2% तो कीमत आ ही रही है। अभी तो इन्फ्लेशन ही नहीं है 0, वो तो 0 चल रहा है। इसका मतलब बैंक वैनिश, बैंक का खेला खत्म, डिपॉजिटर का खेल खत्म। यू विल होल्ड कैश, लोग अपने पास कैश होल्ड करेंगे, और मनी का वो जो जादू होता था कि मनी मल्टीप्लाई कराती है, जादू खत्म। कैश को चूहे काट गए, कहानी खत्म। मनी सप्लाई कॉन्सेप्ट खत्म होने लग जाएगा। सबसे बड़ी बात, सरकार तुमको कहेगी कि जो लो पैसा लो, एक तरह से सरकार तुम्हें फ्री मनी तुम्हारे मुंह में ठूस रही है कि ले लो, पैसे की कोई कीमत ही नहीं। इस तरह से बर्बादी यहां पे होती है। अच्छा, दूसरी तरफ इसको इमेजिन करके देखो, सपोज करो कि तुम्हारे पास एक 10 लाख रुपए की एफडी है, तो जैसे जैसे महंगाई होती जाती है तो हम लोग क्या कहते हैं, हमारी 10 लाख की एफडी तो कट करके रह गई लगभग 6 लाख की।
तो अब एक आदमी के सर पे 10 लाख की एफडी नहीं है, एक आदमी के सर पे 10 लाख का लोन है। तो जैसे जैसे महंगाई होती है उसके भी तो लोन का वैल्यू एक तरह का 10 लाख से घट के 6 लाख ही ना रह गया। तो इन्फ्लेशन, क्योंकि लोन 15-20 साल में देना है, तो इन्फ्लेशन डेट के बर्डन को रिड्यूस कर देता है। क्योंकि 15-20 साल में इन्फ्लेशन के कारण तुम्हारी कमाइयाँ कहाँ चली गई, तुम्हारा लेवल कहाँ चला गया। पर डेट तो 20 साल वाला पुराना ही है ना, अमाउंट 10 लाख। जैसे 10 साल 10 लाख वाली वो एफडी, इन्फ्लेशन उसे खा गई, ऐसे ही 10 लाख वाला लोन भी खा जाती है इन्फ्लेशन। और सरकारें उठाती हैं 20-20, 30-30 साल के लिए लोन, तो सरकारों को भी एक सर्टेन लेवल ऑफ महंगाई का कितना फायदा होता होगा। आई बात समझ में? क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम, इन्फ्लेशन के फैक्टर के कारण, अगर हम समय के साथ बढ़ते चले जाएं, इन्फ्लेशन के फैक्टर के कारण जो पैसे का मूल्य है वो घटते चले जाता है, घटते चला जाता है, घटते चला जाता है। इसलिए तो आपकी जेब में पैसे का अमाउंट ज्यादा बढ़ता है ना। 100 रुपए का मूल्य घटेगा तो फिर 200 रुपए जेब में डालोगे ना भाई। लेकिन इधर बढ़ रहा है, बाहर रह रहे हैं हम, जेब में बढ़ रहा है। तनख्वाह जब 10 लाख रुपए लोन लिया था तब तनख्वाह था 20,000 रुपया, आज 20 साल बाद तनख्वाह हो गए 2 लाख, लोन 10 ही लाख है। 20,000 रुपए के सामने 10 लाख का लोन कितना बड़ा दिखता होगा। 2 लाख की तनख्वाह के सामने 10 लाख का लोन लगता है 5 महीने में उड़ा दूं। ऐसे इन्फ्लेशन लोन का और डिपॉजिट्स का, दोनों का वैल्यू गिराती है। डेट बर्डन हल्का होता है भाई इन्फ्लेशन से, एमसीक्यू आएगा। लेकिन इसके बिल्कुल उल्टा डिफ्लेशन है, अगर जीरो इन्फ्लेशन, डेट बर्डन भाई पैरामाउंट हो जाता है। क्योंकि काम धाम कुछ है नहीं, कमाई धमाई कुछ बढ़ नहीं रही, सब वहीं का वहीं खड़ा है। और 10 लाख 10 का 10 ही बन के खड़ा है। उल्टा जब 10 लाख लिया था तब 20,000 रुपये जेबे में था, 20,000 के सामने 10 लाख। अब तो पैसे की वैल्यू इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई है, पैसे की वैल्यू इतनी बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई, वैल्यू बढ़ गई ना। अब इन्फ्लेशन जीरो हो गया तो पैसे की वैल्यू बहुत बढ़ गई। तो बेटा तुम्हारी जेब में जो पैसे की वैल्यू बढ़ गई, बैंक वाले 10 लाख के लोन की तो वैल्यू बढ़ गई, पर दूसरी तरफ तुम्हारी जेब में अमाउंट घटी है ना, नंबर ऑफ नोट घटे, क्योंकि बेरोजगारी। डेट बर्डन पैरामाउंट हो जाता है, डेट प्रोविजनिंग करना एकदम ठप हो जाता है, मार्केट में डिमांड एकदम कम हो जाता है। क्योंकि मैंने बताया कि वो होप फॉर फॉलिंग मोर प्राइस पेरेनियल हो जाती है। लोग कहते हैं अभी कीमत गिरी, अभी गिरी 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 गिरी, वो गिरते गिरते सब कुछ गिर जाता है। लोग कभी नहीं सोच पाते जीरो इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट ऐसे आपको अपने ट्रैप में लेता है। पता क्या करता है, हम इंडिविजुअल और कलेक्टिव 2 आइडेंटिटीज में बच जाते हैं इस दौर में। बतौर इंडिविजुअल चाहे इसका एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट हो सकता है, बतौर कलेक्टिव सोसाइटी इसका पैरामाउंट लॉस होता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को लॉस हो रहा है और कलेक्टिवली हम उस अर्थव्यवस्था के हिस्सा हैं। इंडिविजुअली उसको हम सबको अपने अपने घर पे थोड़ा थोड़ा फायदा दिख रहा है कि थोड़ा थोड़ा फायदा हो रहा है, लेकिन कलेक्टिवली हम सबका एक जो उद्योग धंधा था कहीं वो आज गिर रहा है। थोड़े दिनों में कलेक्टिव रिजल्ट आएंगे, बेरोजगारियां होंगी। तो हमारे इंडिविजुअल के स्तर पर गिरी थोड़ी थोड़ी कीमतें हमें जरूर कुछ दिन के लिए लुभा देती हैं, लेकिन सामूहिक रूप में हम सब एक भारी बेरोजगारी में जाने वाले हैं। ये दूर बैठी सरकारें देख के सिर पकड़ लेती, ये क्या हो रहा है। तो आप एकदम से सुनेंगे RBI is highly worried about the trend settled by the economy in context of the deflation। तो आप उल्टा सुनेंगे there are paramount deflationary pressures। डिफ्लेशन का भी प्रेशर, RBI is worried about the large scale of employment unemployment that। तो आप कहेंगे ये क्या हो रहा है भाई, पहले कह रहे थे महंगाई, तो गिरती महंगाई बनी RBI की चिंता का विषय। पंजाब केसरी में खबर लगी और आप पढ़ के पूरा हिल गए कि गिरती महंगाई बनी चिंता का विषय, क्योंकि गिरती महंगाई बेरोजगारियां ले आएगी, क्योंकि गिरती महंगाई उद्योग धंधों को खा जाएगी। और RBI तुम्हारे हंसते चेहरे देख के भयभीत हो गया है कि अभी इंडिविजुअल में जी रहा है, कलेक्टिव में आया नहीं बेटे। कलेक्टिव में इकोनॉमी काम करती है। अभी मैक्रो इकोनॉमी लेवल पे देखियो क्या होने वाला है। अभी माइक्रो इकोनॉमी में जी रहा है, डिमांड सप्लाई में। ओके, माइक्रो इकोनॉमी प्राइस और मैक्रो इकोनॉमी वाली इन्फ्लेशन घटी तो मजे ले रहा है, अभी पता चलेगा। तो तभी आप देखेंगे कि RBI ने
गिरती हुई महंगाई दर को 1% से बढ़ा करके 3-4 पर लाने के लिए किए विशेष प्रावधान। तब आप कहेंगे ये क्या कर रहा है भाई आरबीआई, ऐसे विशेष प्रावधान। और वो विशेष प्रावधान बहुत मुश्किल है। बढ़ी हुई महंगाई को कंट्रोल करना तो फार मोर इजी है कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी लाना है बस। लेकिन बेटा गिरी हुई को बताना कैसे करना है, हालत खराब। सरकारें रोने लग जाती हैं कई मुल्कों की कि हम मनी सप्लाई किए जा रहे हैं कि वेलोसिटी क्यों नहीं बन रहा है भाई, किधर जाते जा रहा है सारा पैसा, दबा के बैठ गए हो, खाते क्यों नहीं, बाजार में जाकर खर्चा क्यों नहीं करते, दबा क्यों रहे हो। तो लोग कह रहे हैं दबा रहे हैं हुजूर, पहले तो जो हालात बने दोबारा ऐसे ना बने, हेज क्रिएट कर रहे हैं, सेव। और दूसरा अभी कीमतें और गिरेंगी, अभी रोल और पड़ेगी, जैसे जब शेयर बाजार गिरता है तब सरकार वाल पकड़ लेती है कि उठ के जा बाहर, सिर्फ अपने निजी स्वार्थ में मर जाएगा। सामूहिक तौर पे बर्बादी की सुनामी आ रही है आगे। मेरे पास भी जितना मैंने कर्जा वर्जा उठा के दे दिया है, अब खत्म हूं मैं भी। जाके डिमांड क्रिएट कर मेरे भाई, किसी तरह से डिमांड कर, थोड़ी इन्फ्लेशन का दिया जगह, कोई तो रोशनी दिखा। ये हालात हो जाते हैं जिंदगी में। कोई बोले कुछ कि जीरो इन्फ्लेशन इज इक्वल टू भयंकर तबाही। अब इमेजिन कर पा रहे हो कुछ? अब लग रहा है कि हाँ हो जाएगा कुछ बर्बाद। पैसे की कीमतें बर्डन, लोन का बर्डन इमेजिन जस्ट पे ही नहीं हो पाएगा। बेरोजगारियों का लेवल, पैदावार का स्तर, मांग की गिरने की इच्छा लगातार बनी हुई है, नो डिमांड मोबिलाइजेशन, जबरदस्त स्टेगनेंसी, इकोनॉमी इज कंप्लीटली स्टेगनेंट। स्टेगनेंट तो छोड़ो, नीचे चली जाएगी उससे। ओके, अब आप कहीं से भी पढ़ेंगे, जैसे कहीं पर भी आप सर्च करें, सिंपल, मैं अब पढ़ूंगा नहीं, सिर्फ हेडिंग्स ही पढ़ देता हूं। अगर हम सर्च करते हैं तो आपको हेडिंग के वाई क्लियर हो जाएगा। क्यों चाहिए हमें एक सर्टेन लेवल ऑफ इन्फ्लेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिमांड। नहीं, इन्होंने वैसे उस मैनर में नहीं बताया है। वाई इन्फ्लेशन कैन नॉट बी, लिखा यह है कि वाइल एमिंग फॉर जीरो इन्फ्लेशन इज अ थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, इन रियलिटी maintaining it is challenging due to various economic factors and the need for a stable growing economy which requires some level of price increases. Okay, here is why. Economic growth and demand. Economic growth typically involves increased demand for goods and services which can lead to price increase, that is demand pull inflation. Cost push inflation. Rising production costs such as raw materials or wages can force businesses to raise prices. Supply shocks. Unexpected events like natural disaster. ये पता नहीं क्या है, जो मैंने आपको समझाया वो समझ आ गया? ठीक है, दोबारा एक बार और सर्च करें, कई बार ये अलग अलग बहुत दिखाता है। एआई की जो चीज़ें हैं ना, जितनी बार सर्च करते हो उतनी बार अलग अलग आ जाता है। इस बार अलग आ जाएगा, तो सेम ही है, बस उसको दिमाग में रखना जो समझा दिया। ओके, तो दीज आर द मेजर रीजंस, द मेन रीजंस इन फैक्ट, जिसकी वजह से हम ये कर नहीं सकते। तो हमें फिर इसमें क्या करना होगा, दोबारा से हमें फिर से दोबारा से इनोवेशंस करनी होगी। हमें नई तरह से इकोनॉमी को फिर से, जो नई परिस्थितियों में डिमांड बन सकती है जिस फील्ड में, उस फील्ड में। तो देखना कुछ प्रोड्यूसर्स वाइज डिसीजन लेके एक्सेल हो जाते हैं ऐसे दौर में भी। तो आप देखेंगे कोरोना के दिनों में भी, आपको क्या लगा किसका सिक्का चला कोरोना के दिनों में भी? इनोवेशंस का। कोरोना के दिनों में भी उन वेंडर्स का सामान बिका जिन्होंने इनोवेशन कर लिया ई कॉमर्स के साथ। बिका कि नहीं? तो देखो इकोनॉमी ऐसे वर्क करती है कि जहाँ चुनौतियाँ हैं वहाँ संभावनाएं भी हैं, अवसर भी हैं आपके पास। तो जिन जिन वेंडर्स ने उन दिनों में इनोवेशंस कर लिया, तो इसलिए कोरोना का दौर हैविली इनोवेशन को पुश करने वाला दौर था। इसलिए इसी दौर में मैं आपको बता दूं, 10 साल तक जो चीज़ें लगी पड़ी थी 2010 से 2020 तक,
उन्हें वो बूस्ट नहीं मिला था, वो मैं उनका ब्रीडिंग ईयर्स ही समझ लेता हूँ। दैट इज स्पेसिफिकली 2 ब्रांचेस, एडटेक्स एंड फिनटेक्स। सिंपल 1-1.5 साल की कोरोना ने एडटेक्स और फिनटेक्स को वर्ल्ड लेवल पर हज़ारों लाखों करोड़ की कंपनियां, सबसे टॉप यूनिकॉर्न यानी कि वेल्थ क्रिएटर इसी फील्ड में आए। आपने देखा कितने मशरूम हुए, बायजूस आपके सामने था, अनअकैडमी आपके सामने था, तमाम। और फिनटेक एक से एक आपने देखा कि सॉल्यूशंस आए आपके सामने, फाइनेंशियल टेक्निकल सॉल्यूशंस एंड एजुकेशनल टेक्निकल सॉल्यूशंस। तो ये 2 ब्रांचेस देखिए, इनोवेशन हुआ तो फिजिकल फैक्ट्रियाँ रो रही थी, वर्किंग साइट रो रही थी, लेकिन इन्हीं समयों में वो बैकडाउन। इन्हीं समयों में आपने एक बात देखी होगी कि सब सारे टेक ओवर बायजू ने कोरोना में किए मेन, क्योंकि पूरे दुनिया के वेंचर कैपिटलिस्टों ने पैसा किधर चैनलाइज किया, फॉर द एडटेक्स एंड फिनटेक्स। और इन्होंने दुनिया भर के तेजी से सारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म टेक ओवर कर लिए कि अब ऑनलाइन एजुकेशन ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनेगा और हम उसे अभी से इफेक्टिव बना दें और रियलाइज़ करा दें लोगों को कि यही जीवन है। वो फिर वही पता है दुनिया का, वो स्कूल खुल गए, बाद में स्कूल खुल गए, सब वापस आ गए, फिर वही सब ख़त्म कहानी। अब बायजू कहाँ है ये भारत सरकार ही बताएगी, मुझे तो नहीं पता। इतनी बात क्लियर हुई। इनोवेशन, तो जब भी आपको डिफ्लेशन से बाहर आना है, डिमांड पिक कराना है। डिमांड पिक कराने का काम कौन करेगा? इनोवेशन। इनोवेशन। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई डिमांड पुट कराती है, इनोवेशन डिमांड पुट कराती है। तो इनोवेटिव मैनर में मनी सप्लाई करे तो और अच्छा है। उन प्रोजेक्ट्स को चुनें जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा मोबिलाइजेशन होगा। इसलिए ज़्यादातर सरकार इन दिनों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को चुनती है, क्योंकि उनका मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या है, बहुत वाइड स्प्रेड है, बहुत वाइड स्प्रेड है। ये नहीं ना सरकार करती कि सरकार पूरे कैबिनेट के लिए इत्र का ऑर्डर कर दे कि अत्र मंगा रहे हैं और फिर गाना तू मेरा अत्र वे, तो ऐसा नहीं करती सरकार। सरकार क्या कर रही है, ट्रेनें, सड़कें, रेलवे का एक्सपेंशन, ऐसी चीज़ें। ओके, इसलिए सरकार ने हमारे जो नई संसद भवन उसके साथ का सारा जो प्रोजेक्ट है, ग्रैंड विस्तारा प्रोजेक्ट, जो मैं पूरा नाम भूल रहा हूँ, कोरोना के दिनों में भी उस प्रोजेक्ट को नहीं रुकने दिया, वो कंटिन्यूटी में चालू था। ओके, और सरकार बार बार ये कहती थी इट इज़ इम्पॉर्टेंट। हमने उसको पूरी प्रिकॉशन से रन किया है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रोका नहीं जा सकता एकदम से, मोबिलाइजेशन इज़ रिक्वायर्ड। ओके, और सरकार ने उसी समय में सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी इंश्योर रखी थी। इसलिए अगर आप देखें तो पर्टिकुलर टाइम पे शॉप्स खुलती थी और डोर स्टेप डिलीवरीज इंश्योर हों, ये किया गया था। डोर स्टेप डिलीवरीज का काम किया गया। इन्हीं दिनों में ई कॉमर्स के सेक्टर में ग्रॉसरी से एसोसिएटेड प्लेटफॉर्म्स ज़्यादा ओपन हुए थे, आपने नोटिस किया होगा। तो ये सारी चीज़ें, वेंडर्स को डेडिकेटेड प्लेट्स इशू की गई थी और वो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेकर के आते थे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें करके, तो आपने कभी भी सोचा वो आर्थिक गतिविधियां बनाने का एक तरीका था। और जबकि उन दिनों में कोई बड़ी बात नहीं है कि आप ज़ीरो इन्फ्लेशन को भी टच कर रहे हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट है आपके हाथ में रोज़गार, इम्पॉर्टेंट है आपकी कमाई, इम्पॉर्टेंट है अर्थव्यवस्था का चलते रहना, इम्पॉर्टेंट है कि आपके आने वाले परिवारजनों को वाइड रेंज ऑफ ऑक्यूपेशन में अपॉर्चुनिटीज़ मिले। इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी एक सेक्टर में सैचुरेशन ना आ रही है तो एक नई ब्रांच ओपन हो जाए दूसरी तरफ। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, थैंक यू।